अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूँ आपकी होस्ट इरम सफ्तर। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाज़रीन, आज जुमा है। आप तमाम लोगों को जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। एक बाबरकत दिन है। तमाम जो दिन है वो बाबरकत है। जुमे की एक खासियत है। तमाम लोगों को जुमा बहुत मुबारक हो। वैसे भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कॉल है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि सिर्फ पैसे का होना रिज़्क नहीं है। नेक औलाद का होना, अच्छे इखलाक का होना, मुखलिस दोस्तों का होना भी रिस्क है। हम रिस्क समझते हैं पैसे का हो जाना, घर का बड़े, अगर किसी के पास बड़ा घर है तो हम कहते हैं बड़ा रिस्क वाला है, इसके पास बड़ा रिस्क है, बड़ी दौलत है। लेकिन अच्छे दोस्तों का होना, मुखलिस दोस्तों का होना, नेक औलाद का होना भी रिस्क है। और वैसे भी दो चीज़ें ऐसी हैं जिससे किसी का कुछ नहीं जाता। एक मुस्कुराहट, दूसरा दुआ। जब किसी को देखिए तो मुस्कुराइए और उनके लिए दुआ भी कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला उन लोगों के लिए वसीले बनाता है जो दूसरों के लिए वसीले बनाता है, और अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा करता है जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करता है। और अल्लाह ताला ने वैसे भी कुछ लोग सिलेक्ट किए हुए हैं इस दुनिया में जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। तमाम लोग हैं, हर किसी को एक एक डिपार्टमेंट दे दिया गया है। जैसे हर किसी का एक डिपार्टमेंट है, कोई हेयर एक्सपर्ट है, कोई सियासतदान है, कोई टीचर है। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने नेकियां करने वाले लोग भी सिलेक्ट कर लिए हैं जिन्होंने दूसरों के लिए आसानियां पैदा करनी हैं। आज के शो की बात की जाएगी तो जनाब ओवरसीज पाकिस्तानी जो हमारे बहन भाई हैं जो मुल्क से बाहर बैठे हैं, उनकी क्या मुश्किलात है, क्या पाकिस्तान में वो अगर नहीं मौजूद तो क्या उनको कोई प्रॉब्लम्स हैं, उनकी कोई कंप्लेंट्स हैं, अगर कंप्लेंट्स हैं तो उनको कैसे हल किया जा सकता है, कौन लोग हैं जो उनकी प्रॉब्लम्स को हल करते हैं, तरीकाकार क्या है, शिकायत किस तरह से कर सकते हैं, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं, टीम वर्क कैसे होता है, किस तरह की आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनको हल किया जा सकता है। आज के शो में हम ये भी बात करेंगे। उसके अलावा प्रॉब्लम्स की बात चल रही है तो आजकल लोगों को बालों के बड़े प्रॉब्लम्स है जी। बाल गिर रहे हैं, बालों का कलर ये हो गया है, ग्रे हेयर्स हो रहे हैं, छोटी एज में ये प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई हैं। ना कि सिर्फ खवातीन, मर्द हजरात का भी ये प्रॉब्लम है। जब बालों की बात आती है तो मर्द हजरात अक्सर देखते हैं कि भाई एज से पहले ही हमारे बाल गिरना शुरू हो गए। क्या प्रॉब्लम्स है, क्यों बाल गिरते हैं, कौन सी प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी चाहिए, हेयर स्टाइलिस्ट का क्या अहम रोल होता है आपके बालों के साथ, कटिंग कितनी देर के बाद करवानी चाहिए, क्या 2 वीक्स के बाद ट्रिमिंग करवानी चाहिए। कुछ माशाल्लाह से अगर किसी एक्सपर्ट के पास आप नहीं जाएंगे तो आपकी ट्रिमिंग करते करते आपके बाल इतने भी कर देते होते, ऐसा भी होता है। तो जनाब आपने जब ट्रिमिंग करवानी है या आपने बालों में कट करवाना है या हेयर का कोई भी काम करवाना है, एक्सटेंसो करवाना है, स्ट्रेट करवाना है, कर्ल्स करवाने हैं, व्हाटएवर जो आप करवाना चाहते हैं, लेकिन किसी एक्सपर्ट के पास जाइए। क्योंकि आज मेरे पास मेरे शो में एक एक्सपर्ट भी मौजूद है जो आपको बताएंगे अपने बालों को अच्छा कैसे रखना है। थोड़े थोड़े उनसे देसी टोटके भी पूछ लेंगे, क्योंकि अगर आप डेली नहीं जा पाते या मंथ में आपका चक्कर नहीं लगता सैलून्स, तो किस तरह से आप अपने बालों को ठीक रख सकते हैं। उसके अलावा एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे, किस तरह से वो बच्चे जिन्हें शायद हम पीछे छोड़ देते हैं ये सोच के कि इनका कोई काम नहीं है पढ़ना या ये सोसाइटी में आगे मूव नहीं कर सकते, कौन से वो लोग हैं जो उनको उनका हाथ पकड़ कर साथ लेके आते हैं और दूसरे बच्चों के सामने लाके खड़ा करते हैं कि ये है पाकिस्तान के प्यारे प्यारे बच्चे, पाकिस्तान का मुस्तकबिल। कौन लोग उनको ग्रूम करता है, कौन उनको, उनके साथ कौन कौन से लोग हैं, मैं उनके बारे में भी आज बात करूंगी। इसके अलावा हम सिंगिंग के बारे में भी बात करेंगे। ये तमाम चीज़ें आज मेरे शो में डिस्कस होंगी। तो सबसे पहले आज मेरे बड़े प्यारे मेहमान हैं जी, जो है ओवरसीज पाकिस्तान कमीशन लाहौर के चेयरपर्सन है जहांगीर बारा साहब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। कैसे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत अच्छा लगा आपको अपने शो में देख के, बहुत शुक्रिया आपका। और इनके साथ हमारे बड़े ज़बरदस्त मेहमान हैं जी, हेयर एक्सपर्ट है, मेकअप भी एक्सपर्ट है, लेकिन हेयर्स के बारे में काफ़ी काम कर रहे हैं। और बड़ी हैरानगी वाली बात होगी आप सबके लिए, इवन के मेरे लिए भी, कि हेयर्स के लिए एक बुक लिखी जा रही है माशाल्लाह से, और क्या क्या होगा, कौन कौन से 100 तरीके बताए जाएंगे आपके बालों को ठीक करने के। मैं वेलकम करना चाहूँगी वलीद मिर्ज़ा का। वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान, ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? आई एम गुड, थैंक यू सो मच। और हमारी बड़ी प्यारी मेहमान है जी हमारे साथ, एजुकेशनिस्ट है, सोशल वर्कर हैं, किस तरह से काम करती हैं, कितना सोशल वर्क कर रही हैं। और आज मुझे इनसे मिलकर पर्सनली बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि ये तमाम बच्चों को एक जैसा समझती हैं और तमाम बच्चों को साथ लेके चल रही है। मैं वेलकम करना चाहूँगी डॉक्टर हिफ्जा का। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लगा आपको अपने शो में देख के। थैंक यू सो मच मैम। और जी इनके साथ हमारे बड़े ज़बरदस्त सिंगर हैं जो जिनके गाने आज हम सुनेंगे, क्योंकि जब गुफ्तगू जारी होती है तो गानों का होना भी बहुत ज़रूरी है। मैं वेलकम करना चाहूँगी आसिम नज़ाकत का। वेलकम टू द शो। आसिम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक। आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे सर आपसे। मैंने कहा दो चीज़ें ऐसी जिसमें किसी का कुछ नहीं जाता, एक मुस्कुराहट और दूसरा दुआ, से क्या कहेंगे?
जी बिल्कुल, क्या हमारा तो मज़हब इसकी बुनियाद ही इस पे खड़ी है। आप देखें ना, सबसे पहले क्या है कि अस्सलाम वालेकुम, तो उस ये सलामती भेजना दूसरे के ऊपर, तो जवाब में जब जवाब दिया जाता है तो वालेकुम सलाम, यानी जवाबन उसके ऊपर रहमत और बरकत की दुआ करना। तो हमारा तो मज़हब ही यही सिखाता है कि आप किसी को, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि आप सदका करते हैं और किसी के साथ मुस्कुरा कर मिलना भी एक सदका है। तो ये इसमें जाता कुछ नहीं है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। आज ही मेरे शो में सदका जारिया होगा, क्योंकि सर बहुत स्माइल कर रहे हैं माशाल्लाह से, और उनकी स्माइल की वजह से तमाम लोग भी स्माइल कर रहे हैं, और ये बड़ा ज़रूरी भी है। तो वलीद, मुस्कुराना कितना ज़रूरी है? देखिए, मैं कहता हूँ कि जो आपके स्किन की जो शाइनिंग है वो मैं समझता हूँ कि टोटल मुस्कुराने पे है। जितना आप जले जले रहेंगे वो अंदर से जो है वो बाहर आपके फेस से जो है वो शो होगा। तो मैं कहता हूँ कि मुस्कुराना, अगर आप चाहते हैं कि हम यंग रहें तो मुस्कुराते रहें। यंग रहने के लिए भी मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। सर ने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी हमें दिया, लेकिन वो मेकअप आर्टिस्ट है ना, तो उन्होंने फौरन से कहा है कि यंग रहना चाहते हो तो स्माइल करना शुरू करते हैं। मैम ऐसा ही स्माइल करना ज़रूरी है? स्माइल करते रहना चाहिए हमेशा हमेशा। तो आप भी स्माइल करती हैं? वैसे मेरा तो वैसे स्माइलिंग फेस है। ग्रेट हो गया। तो सर ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए क्या किया जा रहा है? ये जो एक इदारा बना है, ये कब बना है, और किस तरह से आप इसमें अपनी शिकायत जो है, कंप्लेन है, वो दर्ज करवा सकते हैं? अच्छा, मैं इरम आपको बताऊं, ये हुकूमत पंजाब ने ये इदारा 2014 में बनाया था, और उसमें ये मौजूदा गवर्नमेंट जो PTI की गवर्नमेंट आई है, तो इसमें इमरान खान साहब का जो फोकस था वो ये ओवरसीज़ के हवाले से बड़े वरी थे, क्योंकि ओवरसीज़ की वजह से हमारे मुल्क की तकरीबन 30 से 40% जो मईशत है वो जो बाहर से कमा कर भेजते हैं तो वो चलता है। और उसमें होता यह है कि अक्सर उनके प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, उनके घरों के ऊपर लोग कब्ज़ा कर लेते हैं। उनके रिश्तेदार कोई और किसी को रेंट पे उन्होंने प्रॉपर्टी दी है तो वो ऊपर कब्ज़ा करके बैठ जाते हैं। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी था, और मौजूदा गवर्नमेंट ने इस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए ये एक मिशन बनाया पंजाब के अंदर। ये फ़ाल है, इसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है इसके चेयरपर्सन पंजाब पूरे के हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर ये कमेटियां बनाई गई हैं, जिसमें एक चेयरपर्सन होता है और उसके साथ जो वाइस चेयरपर्सन है वो उस ज़िले का डिप्टी कमिश्नर होता है। और पुलिस की तरफ से जो पुलिस का हेड होता है DPO, DIG या CCPO, जिस तरह के ज़िला लाहौर है, लाहौर में CCPO हेड करते हैं, तो वो इसमें 7 मेंबर होते हैं। रेवेन्यू चूँकि ज़्यादातर मसले मसाइल जो प्रॉपर्टी के हवाले से आते हैं, तो वो एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू जो है ना वो इसमें सेक्रेटरी हैं। तो इसमें ये मिलके डिस्ट्रिक्ट अटार्नी जनरल हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर जनरल हैं, और ये इसमें मतलब मुकम्मल तौर पर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी इंतज़ामिया है उसको साथ बिठाकर, तो फिर ये कंप्लेन का इसका तरीक़ाकार ये है कि इसको आप पूरी दुनिया के अंदर जितने भी ओवरसीज़ हैं वो ओवरसीज़ कमीशन पंजाब का पोर्टल खोलें और उसके ऊपर अपनी कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। ठीक है। वैसे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी हमारा सेल बना हुआ है, वहाँ पे आके भी ये अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं जी। तो फिर हम इसको एक प्रॉपर तरीके से लाहौर के अंदर हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हम लाहौर के अंदर हर थर्सडे को एक मीटिंग बुलाते हैं जिसमें हम 25 से 30 एप्लीकेंट्स को बुलाते हैं और उनके ओपोनेंट जो जिन्होंने कोई कब्ज़ा किया होता है उनको बुलाते हैं और मुतल्लिका महकमे उनको बुलाकर वहाँ पे उनकी बात सुनते हैं और इसको फौरी एक्शन लिया जाता है। यानी वहाँ पे किसी के साथ कोई इतना जिस तरह आम कोर्टों में होता है लॉन्ग प्रोसीजर नहीं है। अगर ऐसा कोई इस तरह का मसला आ जाए कि जिसमें देखें कि कोई पहले से कोई लिटिगेशन चल रही है तो फिर इसके लिए हुकूमत ने एक सिविल के लेवल के ऊपर भी स्पेशल सिविल जजेस बैठा दिए हैं और वो उनको OPC कोर्ट कहा जाता है उनकी स्पेशल, और विद इन 6 मंथ उन्होंने वो हर सूरत में उस जो भी मैटर चल रहा है उसका फैसला करना है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एडिशनल सेशन जजेस के ऊपर वो भी बने हुए हैं और इसके साथ साथ अब एक और चीज़ जो जिसका इजाफा हुआ है कुछ दिनों से वो है हाई कोर्ट के अंदर 3 जजेस को डिप्यूट कर दिया गया है कि जो क्विकली जो यहाँ से मामलात को अगर कोई लिटिगेशन में या कोई ऐसा मसला उसको लिंगर ऑन करने की कोशिश करता है तो वो फौरी तौर पर हाई कोर्ट के 3 जजेस उनको डिप्यूट किया गया है। वो सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज के मामलात को सुनते हैं और उनको फौरी तौर पर हल करवाते हैं। उनके जितने केसेस हैं उनको देखते हैं। वो ये नहीं है यहाँ पे कोई ये रूरत नहीं है और किसी के साथ मैं समझता हूँ कि ओवरसीज अपने आप को ये समझे कि अब पाकिस्तान के अंदर उनकी प्रॉपर्टीज़ की जिम्मेदारी
इस कमीशन की जिम्मेदारी है और हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तो इसमें बिला तफरीक आप जब चाहें जहाँ चाहें, ठीक है, आप जिस मुल्क में भी हैं पोर्टल खोलें और उसमें अपनी एप्लीकेशन रजिस्टर करवाएं। और इसमें यह है कि हम अपना नंबर डायरेक्टली भी मैं देता हूँ, लोगों को कहता हूँ कि आपको अगर कोई किसी किस्म की मसला पेश हो। और यहाँ हमने ये एक और इसमें आपको मैं बात दूसरों जो जितने भी ओवरसीज़ हैं उनको बता दूँ कि उसके लिए वो ज़रूरी नहीं है कि ओवरसीज़ का यहाँ होना ज़रूरी है। वो किसी को भी नॉमिनेट कर दे, उसका नुमाइंदा आके हमारी उस कमेटी के सामने वो मसला रखेगा और हम इंशाअल्लाह ताला उसको उसी तरह ट्रीट करेंगे जैसे वो। अच्छा ठीक है सर, मैं पूछना चाहूँगी जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, जैसे आपने टीम मेंबर्स का जिक्र किया, डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं जो ये चीज़ें देख रहे हैं, लोगों ने ट्रस्ट करना शुरू किया, कंप्लेंट्स आना शुरू की? क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, अब कंप्लेंट्स करते कि यार कुछ नहीं होना, रहने दो, तो लोगों ने ट्रस्ट किया, कंप्लेंट्स आना शुरू हुई 1000 के हिसाब से अभी तक। और मैंने जिस तरह आपको बताया कि हर हफ्ते हम जब एक मीटिंग बुलाते हैं तो उसमें मोस्टली जो फौरी नोयत के मामलात होते हैं उनको हम फौरी तौर पर हल करवाते हैं। और उसमें ज़्यादातर जो चीज़ एक देखने में आई है वो ये है कि कुछ लोग इस तरह के जिन्होंने बिला सोचे समझे किसी डीलर ने या किसी ब्रोकर ने कहा कि जी आप अपना मकान रेंट पे दे दें, ठीक है, तो वो उसको दे देते हैं। बाद में पता चलता है कि वो कोई ऐसा कब्जा ग्रुप था जिन्होंने उस मकान के ऊपर कब्जा कर लिया। तो उसके लिए फिर मैं ओवरसीज़ को ये थोड़ा सा इस हवाले से बताना चाहूँगा कि वो कोशिश करें कि इस बात को अवॉइड करें, पहले उस बंदे को देखें, जांच परख करके उसके बाद दें। और दूसरा उसके लिए हमने सहूलत ये दी है कि ओवरसीज़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के अंदर हमने एक सेल कैम्प कर दिया है कि जहाँ पे आके वो कोई बंदा अगर चाहे कि कोई प्रॉपर्टी पाकिस्तान में ख़रीद रहा है तो उस प्रॉपर्टी को ख़रीदने से पहले बजाय इसके कि उसके साथ कोई फ्रॉड कर ले या उसको किसी बोगस जाली कागजात के ऊपर प्रॉपर्टी सेल कर दे, तो उसकी वेरिफिकेशन वो फ्री ऑफ कास्ट वहाँ पे आके करवा सकता है। और अगर कोई ये चाहता है कि मैं किसी के साथ कोई डील करना चाहता हूँ तो हमारा ये फोरम उसको भी फैसिलिटेट करता है कि वो आए और आके अपना वहाँ पे बताए। और किसी को अगर रेंट पे भी मकान देना चाहता है तो बिल्कुल ये सेल के थ्रू हम उसकी वेरिफिकेशन करेंगे, उस बंदे की बैकग्राउंड देखेंगे और फिर उसको रिकमेंड करेंगे कि आप इसको मकान दे सकते हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन कर लीजिए, आपके इदारा ये भी हेल्प कर रहा है उनको कि आप पहले हमसे कंफर्म कर लीजिए कि आया ये बंदा ठीक भी है या नहीं, कोई भी लेन देन करने से पहले या रेंट पे घर देने से पहले। ठीक हो गया सर, इस बारे में मजीद भी बात करेंगे, वलीद से पूछेंगे। वलीद, कितना टाइम हो गया आपको इस फील्ड में? मुझे राउंड अबाउट तकरीबन जो है वो 13 से 14 ईयर्स हो गए। अच्छा, जबरदस्त, बहुत टाइम हो गया आपको। जी जी। छोटे होते स्टार्ट कर दिया था? हाँ, बस वो समझ लें कि अभी खेलने के दिन थे तो हमने कहा कि बालों से खेलना शुरू कर दिया। अरे बालों वाह, से खेलें। चलो जबरदस्त। तो कहाँ से सीखा आपने? जी मेरे जो मेन जो टीचर हैं वो कासम साहब हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है असद अली गौहर साहब हैं। यानी कि मोस्टली जो है मैं समझता हूँ हमने जस्ट एंटर, इन्होंने जो है वो मुझे एंटर किया। फिर मैं समझता हूँ कि जो मेन उस्ताद है वो आपका अपना दिमाग है, माइंड है, ठीक है। जितनी भी टेक्निक्स हैं, क्रिएशन है, वो आपका माइंड खुद देता है। जी बिल्कुल। तो जो ज़्यादा जो मैंने सीखा है वो मैंने अपने शौक से सीखा है। मतलब आपको जब एंटर कर दिया गया इस फील्ड में, उसके बाद आपने खुद ही तरीक़ेकार देखे कि अच्छा कैसे काम करना है, कौन कौन सी नई चीज़ें आ रही हैं। अब मैं ना थोड़ा सा इसमें मैं आपको फॉर एग्जांपल एक बात करने लगा हूँ कि अब हमारे जो बेसिक कट्स हैं वो हमारे 4 हैं, ठीक है। 5वां जो हमारा आ जाता है यू कट, वो बेसिकली कट नहीं आउटलाइन है। आउटलाइन हमेशा जो है वो काम को नीट करने के लिए जो है वो लगाई जाती है, ठीक है। अब ये जो बुनियाद हैं, ठीक है, हमारी जो 4 कटिंग और 5वीं जो है वो आउटलाइन, इससे मैंने जो क्रिएट किए वो 100 जो प्लस कट्स जो हैं वो मैंने इससे मैंने क्रिएट किए हैं। और जो मेरी बुक आ रही है वो इंशाल्लाह जल्द जो है लॉन्च होगी। उसमें जो है इन तमाम 100 कट्स के बारे में भी उसमें बताया गया है। ज़बरदस्त, मतलब 100 कट्स तो बहुत मतलब ज़्यादा कट्स। आपको याद रह जाते हैं कि कौन कौन से कट्स हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक जब हमारे नाम के साथ आ जाता है लफ्ज़ आर्टिस्ट का, आर्टिस्ट बेसिकली सिर्फ प्रैक्टिकल को नहीं कहते या काम करने को नहीं कहते। आर्टिस्ट वो है जो प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी जानता हो, ठीक है। हमारे यहाँ अवेयरनेस की बहुत कमी है। हम लोगों ने क्या किया जी, कैंची पकड़ ली, काटना शुरू कर दिया, थ्योरी का हमें पता ही नहीं, ठीक है। जब तक हम देखें जितना भी हमारी हेयर स्टाइलिंग है वो फेस लुक के हिसाब से की जाती है, हमें पता ही नहीं कि इस फेस कट्स पे
कौन सी स्टाइलिंग अच्छी लगेगी, या इस जो फेस टोन है इस पे कौन सा हेयर कलर अच्छा लगेगा, ठीक है, हमें इस चीज़ का नॉलेज ही नहीं, ठीक है। हमें आज तक हमें यही नहीं पहचान हो सकती कि हमारे बालों की जो किस्म है वो क्या है, ठीक है। अब जो मुझे रेगुलर जो माइंड में है वो तकरीबन 27 से 28 अक़साम मुझे इस वक्त याद है, ठीक है। बालों की, हाँ जी, बालों के टेक्सचर के बारे में इसमें, हाँ, टेक्सचर जो है वो थोड़ा सा और चीज़ आ जाती है जी। टेक्सचर बेसिकली हम कहते हैं साख्त को, ठीक है। अब कोई भी हमने वर्क करना है, हमने जो है वो 3 चीज़ें मद्देनजर रखनी है, ठीक है। इन 3 चीज़ों को ये मैं आज आपके चैनल के थ्रू एक ऑल ओवर पैगाम देना चाह रहा हूँ कि ये 3 चीज़ें जो बंदा सीख ले, समझ जाए, वो मैं समझता हूँ आधे से ज़्यादा ब्यूटिशियन बन जाएगा। अरे ग्रेट। तो उसमें मैं बताना चाहूँगा हेयर टाइप, हेयर टेक्सचर एंड थर्ड इज़ हेयर वॉल्यूम, ठीक है। इन 3 चीज़ों को मद्देनजर रखें। उसके बाद आप हेयर कट भी कर सकते हो, उसके बाद आप जो है हेयर स्ट्रीक्स भी कर सकते हो, डाई कर सकते हो, रिबॉन, केराटिन। अच्छा, इसमें एक और थोड़ा सा मुझे जो है वो माइंड में आ गया जी। अब ये केराटिन, रिबॉन और उसके बाद एक्सटेंसो, अच्छा कैसा, हाँ, 3 चीजें जी। अच्छा कैसा देखें लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है एक्सटेंसो के नाम पे। एक्सटेंसो किसी थ्योरी का नाम नहीं है जी, किसी एप्लीकेशन का नाम नहीं, बेसिकली ये प्रोडक्ट का नाम है, ठीक है। जैसा कि हमारी जो है रिबॉन को उन्होंने अपना नाम दिया एक्सटेंसो, लॉरियल की जो आती है वो एक्सटेंसो आती है, उन्होंने अपने जो है वो रिबॉन्डिंग नहीं रखी, लेकिन यहाँ लोग को आपके एक्सटेंसो करेंगे तो उसका क्या चार्जेस जो है वो 10,000 जो चार्जेस हैं वो 25,000 पे चले जाते हैं। लोग समझते हैं हमने एक्सटेंसो करवाई, कुछ नई टेक्निक करवाई, तो ये नई टेक्निक नहीं, नई टेक्निक नहीं है, ठीक है। हम आपसे बालों के बारे में बात करेंगे कि टाइप कौन कौन सी आपने बताना है और वॉल्यूम का कैसे पता चलेगा और वॉल्यूम अच्छे वाला कैसे बन सकता है, आपका वॉल्यूम जो खत्म हो जाता है, इस पर भी बात करेंगे। अब बात करेंगे जी डॉक्टर साहिबा से। डॉक्टर साहब, आपने छोटी एज में ही पढ़ाना शुरू कर दिया बच्चों को, तो कैसे ये कॉन्सेप्ट आया, कहाँ से देखा आपने कि हाँ मुझे बच्चों को स्टडी करवाना है, बच्चों की टीचर बनना है? मैं एक लाइन कहती हूँ इस जवाब में कि इससे पहले कि हम मर जाएं, इससे पहले कि हम मर जाएं, आओ कुछ अच्छा कर जाएं। अरे वाह, ये उन सारे सवालों का जवाब होता है। मुझे याद है रमज़ान में मैं अपनी टीम के साथ गई, 46 डिग्री सेल्सियस था, जब सारे लोग रोज़ा रख कर गर्मी में बैठे होते हैं एसी लगाकर, हम लोग गए स्लम्स में कि हम कुछ सस्टेनेबल करें जो हमारे मुल्क को फ़ायदा दे सके जी। वहाँ गए, बच्चों से मिले, बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि हाँ हम पढ़ना चाहते हैं, अगर आप हमें पढ़ाओगे तो हम पढ़ेंगे। देन मैंने रमज़ान में कोई 15 दिन बाकी रह गए थे, मैंने प्लानिंग की, वहाँ जाकर एक कैंप लगा लिया कपड़े का। अच्छा। खुद एक कैंप सिलवा लिया, लगा लिया, वॉलंटियर्स रख लिए, खुद जाकर पढ़ाना शुरू कर दिया। जब पढ़ाते रहे तो और अच्छा रिस्पांस मिला, बच्चे पढ़ना चाहते थे। जो एक माइंड बना हुआ था वो वहाँ पर गलत साबित होता हुआ नजर आया कि ये लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, ये लोग आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं, इनका माइंडसेट ऐसा बन गया हुआ है। ये चीज़ें मैंने वहाँ गलत साबित होते देखी। अब मैंने वहाँ कंटिन्यू कर दिया, जिस तरह से चलता रहा। कैंप था कपड़े का, बारिश होती थी, कैंप गिर गया। ये चीज़ें अब घर में अगर हम बैठे हैं तो हम एक दूसरे को मैसेज कर रहे होते हैं कि हमारा कैंप गिर गया होगा, बारिश हो रही है, अब सुबह जाकर वो लगाना है वरना बच्चों की क्लास नहीं होगी। तो इस पर मैंने एक शेर भी लिखा, पहले पहल मुझे पसंद थी बारिशें, फिर बारिशों में टूटे कच्चे मकान देख लिए। अरे वाह, हमने खुद वहाँ रहकर वो पेन फील की है जिससे वो लोग गुजरे हैं, और ये काम शायद नहीं यकीनन हुकूमत वक्त का है। तो वहाँ कैंप लगाया, अच्छा रिस्पांस मिला, मैंने बच्चों का फिर एडमिशन करवाया गवर्नमेंट स्कूल में। ठीक है। जब मैंने गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवाया, एक क्लास में अगर 50 की कैपेसिटी है तो वहाँ पर 100 बच्चा बैठा हुआ है, नहीं चल सके बच्चे, वहाँ पर उन्हें एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत थी। मैंने ये पेन भी बियर की, मेरी टीम ने बियर की, मैंने उनका प्राइवेट में एडमिशन करवाया। मैंने कहा 3 से 4 बच्चों का करवा के देखते हैं। जिस दिन मैं वहाँ एडमिशन करवाने गई थी, वहाँ कुछ और बच्चे भी पेरेंट्स आए हुए थे बच्चों का एडमिशन करवाने। तो जी उन्होंने प्रिंसिपल से कहा कि ये बच्चा अगर यहाँ पढ़ेगा तो मैं नहीं अपने बच्चा का करवाऊंगी एडमिशन। तो उन्होंने, ऐसे लोग भी हैं, वहाँ के प्रिंसिपल ने मुझसे माजरत की कि आप इन बच्चों को यहाँ से ले जाएं वरना हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। वो मौका था जब मैंने सोचा कि मैं इनके लिए खुद स्टार्ट करूँगी। मैंने वहाँ पर बैम्बूज यूज़ करके, कपड़ा यूज़ करके, फ्लेक्सेस जो यूनिवर्सिटी में बच जाती थी वो यूज़ करके एक स्कूल का स्ट्रक्चर बना दिया। अच्छा, अब वहाँ पर मैंने बच्चों को कारी साहब रख कर दिए, टीचर रख के दी, और ख़ुद भी जाते रहे, बच्चों के साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ करते रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह से 3 साल हो गए हैं, वो स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है। बच्चों की क्लासेस होती हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, जिस तरह एक अच्छे स्कूल में आप देखते हैं।
कि बच्चे को तालीम मिल रही है। हाँ, वो बिल्डिंग नहीं है, उसमें वो शान और शौकत नहीं है, लेकिन तालीम का मयार वैसा या उससे अच्छा आपको मिलेगा। जबरदस्त। खुद उनका कोर्स डिज़ाइन किया है, स्पीकिंग, लर्निंग, राइटिंग स्किल्स पे फोकस किया हमने, जो कि हम देखते हैं हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में या आम स्कूलों में नहीं किया जाता। बच्चे को नहीं पता होता इन चीज़ों का। अच्छा जोगी साहिबा, मुझे बताइएगा, जैसे आप जिक्र कर रही हैं कि आपने इस तरह से स्टार्ट किया, थोड़ी मुश्किलात थी, टीम में कौन कौन लोग हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं? मेरे साथ मेरी यूनिवर्सिटी फेलोज ही जुड़ गए थे, और जिनमें मेरे क्लास फेलोज तो नहीं थे क्योंकि आपको पता है यूनिवर्सिटी में सबको होता है ग्रेड्स लेने हैं और कोई आगे ना बढ़ जाए, और ये तो एक गलत काम है, ये तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, स्लम्स में जा रहे हैं, पता नहीं वहाँ कैसे लोग होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं। तो एक और ही इमेज था जिसकी वजह से मुझे सपोर्ट नहीं मिली। तो कुछ बच्चे आपको पता है कारवां बन जाता है, कुछ ऐसे थे जो चाहते थे करना, जो खुद उस दौर से गुजरे हुए थे। हर इंसान की जिंदगी में कैसा वक्त आता है जो उसे बदल देता है, ऐसे लोग मेरे साथ जुड़ गए। आमिना बतूल, अब्दुल वहाब, समरा असगर, हम सब स्टूडेंट्स थे और अभी भी ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, उन बच्चों ने, उनके पेरेंट्स ने इंटरेस्ट शो किया? क्योंकि अक्सर ये होता है कि गवर्नमेंट ने अगर आपके सामने गवर्नमेंट स्कूल्स बना दिए हैं बेशुमार, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं स्कूल पे पहुंच पाते किसी भी वजूहात से। पेरेंट्स कहते हैं सोर्स ऑफ इनकम है ये बच्चे, ये कमाते भी हैं, तो हम स्कूल भेज, तो लोग एग्री हो गए, पेरेंट्स एग्री हो गए आपके साथ? पेरेंट्स एग्री हो गए थे, लेकिन मुश्किल भी था टास्क, उनकी काउंसलिंग करनी पड़ी। मैंने उनके साथ वहाँ उनकी झुग्गी में उनकी चारपाई पर बैठकर उनके बच्चों का झूला भी झुलाया है, अरे उनसे बातें भी की है, उनके साथ बैठकर खाना भी खाया, उनकी काउंसलिंग किया। अब वो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। अब ऐसा वक्त भी आया जब हमें टारगेट किया गया कम्युनिटी की तरफ से, स्कूल में आकर तोड़ फोड़ भी की गई और बहुत कुछ हमें कहा गया। उस वक्त हमने सोचा कि हम क्विट कर देते हैं। मुझे सब यही मशवरा दिया कि क्विट कर दो वरना मेरे लिए मसले होंगे जी। तो उस वक्त जिस चीज़ ने मुझे बाउंड रखा वो होप थी जो मैंने उन बच्चों को दे दी थी। ठीक है। अब वो बच्चे होपफुल हो चुके हैं कि हमने पढ़ना है। वो कहते हैं जब हम वहाँ जाते हैं हमने आपके जैसा बनना है। अरे अब अगर इस पॉइंट पर मैं वहाँ से क्विट कर देती, और तो मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, कुछ नहीं था, तो कल को अगर कोई और हिफ्जा खान उनके पास आती और उन्हें कहती कि मैं तुम्हें तालीम दूंगी, तो वो कभी उन पर यकीन ना करते, कभी भी ना करते, ट्रस्ट ब्रेक हो जाता। सर आपकी राय लेना चाहूंगी इस बारे में, जैसे हिफ्जा, डॉक्टर हिफ्जा काम कर रही हैं, किस तरह से हेल्प कर रही हैं बच्चों को, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी तो इबादत ही कोई नहीं। और मौजूदा इस दौर के अंदर जिस तरह पाकिस्तान के हालात हैं, उसमें इस तरह के हमारे नौजवान जो इस तरह की स्ट्रगल और कोशिश कर रहे हैं, माशाल्लाह, तो मैं समझता हूँ काबिल तहसीन है इनकी कोशिश, और गवर्नमेंट को इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए और हेल्प आउट करना चाहिए हर तरह से। और मैं अगर डॉक्टर साहब लाहौर के अंदर कहीं काम कर रही हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझसे राब्ते में रहें। बहुत सारे ओवरसीज़ ऐसे हैं जो पाकिस्तान के अंदर एक कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, तो हम उनको आपसे मिलवाएंगे और इंशाल्लाह ताला वो आपके साथ पूरा ताउन भी करेंगे और वो आपके इस काम को भी आगे हम बढ़ाएंगे और हमें इससे बड़ी खुशी। इस पर भी बहुत कोशिश की मैंने कि अब चूंकि इतनी मेहनत करते रहे थे कि बच्चों ने क्विट करना शुरू कर दिया, तो एनर्जी खत्म होने पर आ रही थी, तो मैंने गवर्नमेंट को अप्रोच करने की कोशिश की। इवन के कल परसों मैं गवर्नर हाउस के बाहर जाकर मैंने उनसे कहा कि मुझे बताएं मैं कैसे मिल सकती हूँ गवर्नर से। उन्होंने मुझे नंबर तो दे दिया, लेकिन वही कि हम आपसे रब्ता करेंगे। नहीं सर, आपके साथ इस वक्त शो में भी मौजूद है, वो हेल्प भी करें जी इसमें। बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे आप जिक्र करें, आप रब्ता कीजिएगा, वो जिस हद तक हो सके वो अपने तौर पर भी हेल्प करेंगे, और हमारी जो हेल्प चाहिए होगी हम भी आपके साथ हैं, क्योंकि आप एक बेहतरीन काम करें। वलीद आप बताइएगा, बालों के बारे में भी साथ साथ बात चल रही है, तो बालों में जो खराबियां आ जाती हैं, बाल आपके डेड होना शुरू हो जाते हैं, ये क्यों होते हैं, क्या वजह है? लोग कहते हैं स्ट्रेटनर ज्यादा करें, ब्लो ड्राई ज्यादा इस्तेमाल करें, इस वजह से हो रहे हैं? देखिए इरम, इसमें मैं ये थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि जो इसका हेयर फूड है, ठीक है, हेयर फूड जो है वो तो समझ लें कि ख़त्म हो गया है। जैसा कि हेयर फूड क्या है, ऑयलिंग, इससे बढ़ के आप जितना दिल है कोई भी इसको लगा ले, कोई भी बालों को कोई चीज़ लगा ले, वो वर्क नहीं कर सकती जो ऑयलिंग करती है, ठीक है। उसके अलावा जो है हमारे एक और चीज़ आ गई है, हमने बालों को स्ट्रेट रखना है, आयरन, ठीक है। उसमें क्या है, अब जो डेड होते हैं हेयर्स, वो बेसिकली आयरन से डेड नहीं होते, बर्न हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या है, हमने क्या आयरन का वर्क क्या है बेसिकली, इसमें भी थोड़ा सा टेक्निकल मैं आपको पॉइंट बताता चलूं कि आयरन का जो वर्क है वो है बेसिकली बाल को पिघलाना, ठीक है, हीट है,
बाल को पिघलाता है, उसके क्यूटिकल्स को जो है वो बंद करता जाता है। जैसा कि हेयर्स के भी लेयर्स है, फर्स्ट जो लेयर है वो है क्यूटिकल, जिसे हम मसाम कहते हैं, ठीक है। जैसे ही आयरन करते हैं वो पिघलाता है बालों को और उसको थिन करता जाता है। जैसे ही वो थिन होते हैं, क्यूटिकल्स बंद होते हैं, तो आपके जो बाल हैं वो स्ट्रेट हो जाते हैं और थोड़े से सिल्की भी लगते हैं। लेकिन हमने इसको जो है वो रूटीन बना लिया, हमने रोज जो है निकलना है, हमने क्या करना है, हमने आयरन करना है, ठीक है, आयरन करना है, तो हम अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं ये। आप एक ही दफ़ा इसका केराटिन करवाएं। जिनके कर्ली हेयर्स हैं, वेवी हैं, किंकी हैं, उनका क्या है, वो जस्ट जो एक दफ़ा केराटिन करवाएं। जब कोई शो, कोई पार्टी अटेंड करनी हो 1 माह बाद, 1.5 माह बाद, ठीक है, उस वक्त वो चाहते हैं कि इसको रिफ्रेश किया जाए, जस्ट आयरन करेंगे तो वो ऐसा ही लगेगा कि अभी केराटिन की है, ठीक है। केराटिन ट्रीटमेंट और केराटिन में भी फ़र्क है। हाँ, वो ट्रीटमेंट और है और उसका ठीक है, केराटिन सही हो गया। वली साहब से बात करेंगे। वली साहब, आप जैसे जिक्र कर रहे थे कि अगर जिनका केस है ओवरसीज पाकिस्तानी है, XYZ कोई भी हो सकता है, उनका केस है, वो उन्होंने अपनी दर्ज करवा दी है अपनी शिकायत पोर्टल पे, उसके बाद वो नहीं आ सके पाकिस्तान, जैसे आप कह रहे हैं, उनके चचा, उनके मामू, उनके बेटे, कोई भी, इवन कि उनकी वाइफ, वो आगे कंटिन्यू करवा सकती है अपना केस? डेफिनेट वो उस हेयरिंग जो हम वहाँ पे करते हैं जी, वो बल्कि वो किसी को भी नॉमिनेट कर सकता है, किसी अपने फ्रेंड को कर सकता है, किसी पर्सन को वहाँ पे भेज सकता है, तो उसको उसी तरह ही ट्रीट किया जाएगा जिस तरह वो खुद बैठा हुआ है, ठीक है। और इस पे हम एक और इजाफा कर रहे हैं इंशाल्लाह, ये नेक्स्ट मंथ मार्च के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वीडियो लिंक के ऊपर उसको लिया करेंगे। अच्छा, और उसकी जो हेयरिंग है उसमें वो बाकायदा तौर पे शामिल होगा और वो उसको पता चलेगा कि मेरी जो कंप्लेंट है उसके ऊपर किस तरह प्रोसीडिंग हो रही है, और वो ये इंशाल्लाह हम ये भी ठीक हो गया। सर, जब से आप चेयरपर्सन बने हैं इस कमीशन के, कितने केसेस ऐसे हैं जो हल हो गए हैं, उनकी प्रॉपर्टी उनको वापस मिल गई है, या अभी तक चल रही हैं चीज़ें? हाँ, नहीं, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। सबसे बड़ी बात है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने अभी कहा ना कि मरने से पहले कुछ कर दो, अच्छा, लेकिन जानिए कि हकीकत यही है कि मैं समझता हूँ कि ये इससे बड़ी इबादत कोई नहीं है। आप किसी को थोड़ा सा उसकी मदद करें, और मौला अली का कौल है जो आपने शुरू में भी बात की कि किसी ये खुशकिस्मत इंसान वो है कि जिसके पास कोई दूसरा अपना कोई मसला लेकर आए। अरे हाँ, और मैं समझता हूँ कि इस हवाले से मुझे अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है, उजाले की जरूरत है, और मैं इस हवाले से मैं इसको एक इबादत समझ के कर रहा हूँ। और इसमें यह है कि आज तक हमारे पास तकरीबन कोई 28-29 मीटिंग्स हुई हैं ऑनवर्ड, क्योंकि मेरी जो जिम्मेदारी लगी है वो जुलाई 2018 में लगी है, तो उस वक्त से लेकर हम हर हफ्ते एक मीटिंग करते हैं, और उस मीटिंग के अंदर 25 से 30 केस हम रखते हैं, एप्लीकेशनें जो हैं। तो चूँकि उसमें मैक्सिमम सारी मैनेजमेंट को एंगेज करना होता है, तो मैं अब इसके ऊपर एक और चीज़ कर रहा हूँ कि मैं इसको ना डेली की बुनियाद पर भी लेके आना चाह रहा हूँ, ज़बरदस्त, ताकि ये आज तक लाहौर के अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट कोई तकरीबन 3000 जो है ना वो एप्लीकेशन अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो इसके अलावा कुछ 400-450 एप्लीकेशन जो जिनको हम एंटरटेन कर चुके हैं, और उसमें से तकरीबन 200 के करीब ऐसे एप्लीकेशन थी जिनको हमने रिजॉल्व करवा दिया, और लोगों को करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियाँ उनके हवाले की हैं। और ये आप किसी वक्त जाके ओवरसीज़ कमीशन के पोर्टल पे या मेरे फेसबुक पेज पे भी आप देखेंगे, तो वो उन लोगों के शुक्रिया के मैसेज, और वो जिस तरह लोग खुश हैं, जिस तरह वो ये समझते हैं, तो उससे बड़ा सुकून मिलता है। और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज़ के लिए ये बहुत बड़ा काम है, और इसके ऊपर वो ट्रस्ट करें। सर, पहले ये होता था, कोई प्रॉब्लम हो जाता था, ओवरसीज पाकिस्तानी तो सोचते भी नहीं थे कि पाकिस्तान से ये चीज़ अब बस छोड़ दो, वापस नहीं मिलेगी, अगर कोई प्रॉपर्टी चली गई। ये तो बड़ा अच्छा स्टेप है कि आप जिस तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन होता ये था, बाकी आप सही कह रही हैं ना, वो इस तरह था कि वो जाके, क्योंकि वो ओवरसीज जो बाहर बैठा होता था, यहाँ पे जिसने उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया होता था, उसका ये है कि उसने यहाँ पे कोर्टों से शेल्टर लेता था, बड़े बड़े वकील खड़े करके उसको जो है वो मजबूर कर देता था कि वो अपनी प्रॉपर्टी छोड़ दे या औने पौने उसको बेच के चला जाए। लेकिन अब ये नहीं है, अब ये हुआ है कि उनके लिए स्पेशल कोर्ट्स बन गई हैं। अब लाहौर के अंदर आप देखें कि 5 सिविल जजेस जो सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज के केस सुनते हैं, और इनके अंदर आप ये समझ लें कि 15 दिन से ज्यादा कोई हियरिंग डेट नहीं देगा जज, ये भी उसको बाउंड किया गया है। प्रॉपर्टी के लिए
पहली बार मैं सुन रही हूँ कि 15 दिन की हेयरिंग की डेट मिल रही है, वरना नहीं, मैंने आपको जो है ना वो मैक्सिमम बताया, वरना यह है कि मिनिमम यह कि 2-3 दिन या एक हफ्ता, यानी मैक्सिमम मैंने बताया कि वो 15 दिन की डेट दे सकता है जज, इससे ऊपर नहीं दे सकता। अच्छा। और इसके साथ साथ ये है कि आप देखें कि ये फिर ऊपर इस कदर है कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब, आईजी पंजाब और ज़ाती तौर पर गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला पंजाब इसकी हर 3 माह के बाद एक पूरी वो मीटिंग वो भी लेते हैं, और इसकी जितने भी मामलात रिजॉल्व होते हैं और उसके ऊपर बाकायदा तौर पर इसको मज़ीद फ़ाल और बेहतर कैसे किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक काम हो रहा है ओवरसीज़ के लिए, और उनको ट्रस्ट भी करना चाहिए। और इससे मैं एक और बात आपको बताऊँ कि पिछले 6 माह के अंदर हमारी जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक बिलियंस रुपीस जो है ना वो पाकिस्तान में ट्रांसफ़र हुए हैं, और यहाँ पे आके ओवरसीज़ ने इन्वेस्टमेंट की है, और वो उनका ट्रस्ट जो है ना वो बिल्ड हो रहा है, और वो दिन ब दिन इस बात पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर उनके लिए कोई ऐसा एक फोरम मौजूद है कि जिसके अंदर उनकी प्रॉपर्टी और उनके मसाइल के हवाले से, और इसमें अक्सर कई ऐसी फैमिलियों का मसले भी आते हैं जिसमें किसी का कोई पाकिस्तान के अंदर तलाक का मसला है, तो उसके लिए उसको वहाँ से बड़ा खज्जल ख्वार होना पड़ता, हम उनको यही इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है। और वहाँ पे मौजूदा जो मुतलका इदारा होता है उसके उनको बुलाकर उनको कहते हैं कि जी इनका मसला विद इन वीक हल किया जाए, यानी इससे ज़्यादा हम टाइम नहीं देते, किसी को भी नहीं टाइम देते, बल्कि हम पहली हियरिंग से भी उसको कह देते हैं कि यहाँ ये प्रॉपर्टी छोड़ो, यहाँ पर आपके खिलाफ FIR होगी। आज तक मैं थोड़ी सी बात लंबी कर रहा हूँ कि कम से कम 50 के करीब FIR हैं ये 6 माह के अंदर जो मैंने रजिस्टर करवाई हैं ये कब्ज़ा ग्रुपों के खिलाफ। और उसमें ये नहीं है कि बड़े बड़े कब्ज़ा ग्रुप हैं जो जिन्होंने, और इस तरह ये है कि, और मैं अक्सर जगहों पे ये एक बात करता हूँ कि मैं अपनी वकला बरादरी से भी ये गुजारिश करूँगा कि आप ओवरसीज़ के हवाले से अपना थोड़ा सा इस तरह का गोशा रखें कि हमने इनको हर सूरत में फैसिलिटेट करना है। बिल्कुल। ये क्योंकि ये हमारी ऑक्सीजन है। अब देखें ना किसी भी मुल्क की मईशत तो पैसे के बगैर तो कुछ नहीं, कोई मुल्क नहीं चल सकता। ऐसे ही है। और हमारी जिस तरह इंडस्ट्री और मुल्की हालात बाकी हैं, ये एक ऐसा यही एक शोबा है जहाँ से हमें बहुत पैसा आता है, और इनको हमने हर सूरत में फैसिलिटेट करना है। ठीक हो गया सर, जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि कोई भी कंप्लेंट्स आती हैं आप लोग एक्शन लेते हैं, सर क्या दोनों तरफ से इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि जो कंप्लेंट करने वाला है आया वो भी कंप्लेंट ठीक कर रहा है, या उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो आया ठीक है, या जिसपे कंप्लेंट की जा रही है दोनों को सुना जाता है, दोनों को इन्वेस्टिगेट किया जाता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह होता है, और कई मरतबा ऐसा होता है कि फेक एप्लीकेशन वो डाल देते हैं, तो हम उस पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जब वो गलत साबित होती है तो हम उसको फौरी तौर पे ख़त्म कर देते हैं, और बल्कि उसको फिर उसका मुहासबा किया जाता है कि आपने गलत बयानी की है, बिल्कुल टाइम वेस्ट किया है। तो इसमें ये पूरा इंसाफ के तकाजे जो है ना वो पूरे किए जाते हैं, और इसमें इस तरह है कि वो फ़र्द वाहिद का काम नहीं, पूरी एक टीम वर्क है जिसके अंदर कोई 8-10 लोग बैठे होते हैं, और वो मैक्सिमम जिम्मेदार होते हैं एक मैनेजमेंट के हवाले से एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो इस तरह ये है कि किसी के साथ ज्यादती नहीं होती इस फोरम पे। ठीक हो गया सर, इस बारे में मजीद बात करेंगे, डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब कितने बच्चे हैं इस वक्त आपके स्कूल में? इस वक्त 50 के करीब बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। अच्छा, कितनी क्या क्या एज है उन बच्चों की? उनके एज ग्रुप आ जाती है 3 to 12 ईयर्स, ये एज ग्रुप है। कौन सी क्लासेस के बच्चे हैं हमारे पास? प्ले ग्रुप, नर्सरी, प्रेप 1-2, हमारे पास ये क्लासेस हैं। ये क्लासेस के बच्चे हैं। तो बच्चों की ग्रूमिंग कैसे कर रही हैं? आपको क्या लगता है कि किताबें पढ़ाने के अलावा मजीद क्या ग्रूमिंग की जा सकती है ताकि वो सोसाइटी में मूव कर सके? मैं बच्चों को बुकिश तो बिल्कुल भी नहीं बनाना चाह रही, क्योंकि मैं खुद एक सिस्टम से गुजरी हूँ, मैं जानती हूँ सिस्टम में क्या क्या फ्लॉज हैं। तो मैं उन बच्चों के क्रिएटिव राइटिंग पर, उनके स्पीकिंग स्किल्स पर फोकस कर रही हूँ कि जब ये SKZ मॉडल स्कूल का बच्चा कहीं और जाए तो पता चले कि हाँ इसने का क्या नाम है आपके? SKZ मॉडल स्कूल, साया खुदाई जुलजलाल मैंने नाम रखा है। जबरदस्त, माशाल्लाह। कौमी तराने से ये वर्ड्स मैंने लिए हैं। तो आपको फ़र्क नज़र आएगा, एक बच्चा जो तालीम हासिल कर रहा है हमारे स्कूल में और एक वो बच्चा जो तालीम नहीं हासिल करा, दोनों में आपको फ़र्क नज़र आता है। अब जब वो बच्चे पढ़ रहे हैं तो जो दूसरे बच्चे हैं वो भी देख देख कर आते हैं, और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव हम ले रहे हैं कि बच्चों को स्कूल में खाना मिला करेगा।
डेली। एक तो इससे हमारी अटेंडेंस इंक्रीज हो जाएगी और बच्चा बूस्ट अप हो जाता है, खाना खाने के बाद एक अच्छे तरीके से वो पढ़ सकता है। और बच्चे को ये भी जब फील होना शुरू हो जाए कि घर में अगर खाना नहीं बना, मैं स्कूल जाऊंगा या जाऊंगी तो मुझे वहाँ खाना भी मिलेगा, उसका इंटरेस्ट लेवल कहीं ज़्यादा हो जाता है और पेरेंट्स भी फिर भेजते हैं उनको। अब वहाँ पर ये सीन है कि माएँ सुबह चली जाती है 8 बजे काम पर और उन्होंने वापस आना होता है 5 से 6 बजे, तब तक बच्चा हमारे पास होता है। अब उसमें उसको खाना देने वाला कोई नहीं है, वो माल न्यूट्रिशन ले रहा है, उसके पास अच्छी डाइट नहीं है। तो जब इस एक अच्छी डाइट भी हम दे देंगे वो एक ज़्यादा अच्छा हो जाएगा उस बच्चे के लिए भी। ठीक हो गया। तो ये आपके साथ कोई और ऑर्गेनाइजेशन, कोई एनजीओ काम करने वाली है ये जो आप खाने के लिए ये कर रहे हैं? हाँ जी, अल्लाह वाले ट्रस्ट है, उन्होंने हमसे खुद राब्ता किया कि हम आपके साथ ये करना चाहते हैं, वो हमें इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। जी, वो अल्लाह वाले जो चेयरपर्सन है वो हमारे पास भी आए थे और उन्होंने ये जिक्र हमारे पास किया था कि जब हमने ये देखा कि अटेंडेंस कैसे इंक्रीज होगी, आप जितने भी अच्छे स्कूल बना लें, आप कुछ भी कर लें, जब बच्चों को खाना नहीं मिलता ना तो बच्चे स्कूल नहीं आते। जब उनको ये पता चलता है ना कि स्कूल से खाना भी मिलता है, बच्चों को माएँ भी भेज देती हैं स्कूल। और ये बहुत ज़रूरी भी है। मैं तो कहती हूँ कि आपके जो दूसरे स्कूल काम कर रहे हैं वहाँ पर भी ये होना चाहिए। अगर मैं इंटरनेशनली बात करूँ तो ऐसा किया जाता है कि क्योंकि आप एक बच्चे का एक लेवल है, वो 8 बजे से क्लासेस ले रहा है, 11-12 बजे उसे ज़रूरत है खाने की, उसके बाद वो नहीं पढ़ सकता। क्योंकि हमारे तो यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसा होता है कि हम 3-3 बजे तक बगैर कुछ खाए क्लासेस ले रहे हैं। तो ये सिस्टम में एक तब्दीली की ज़रूरत है। ठीक हो। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर बनी, मेडिसिन आपने पढ़ा है, लेकिन आपने टीचिंग की तरफ काफ़ी ज़्यादा अपना फोकस रखा। टीचर क्यों नहीं बनी? बाकायदा आप एजुकेशनिस्ट क्यों नहीं बनी? अभी भी है माशाल्लाह से, लेकिन आपने स्टडी मेडिकल की। मुझे वक्त नहीं मिल सका कि मैं कुछ और करूं। आपको डॉक्टर ही बनना था? डॉक्टर ही बनना था और दूसरा ये कि साथ ये स्टार्ट कर दिया था और यहाँ तो फीसबिल्लाह पढ़ाना था। और जो मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, जब मुझे यहाँ से मुश्किलें फेस करना पड़ी, मुझे ये नौबत आ गई कि मुझे कोर्स के चक्कर भी लगाने पड़े, तो मैंने सोचा कि मैं खुद लॉ करूँ। देन मैंने लॉ में एडमिशन भेज दिया और अब मैं इस तरफ भी लग गई हूँ कि मैंने लॉ भी कर रही हूँ। ग्रेट, बिल्कुल सर। ये जब वकील बन जाएंगी तो यकीन करिए नरम गोशा रखेंगे अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि बहुत सॉफ्ट हार्टेड है हमारी डॉक्टर साहिबा। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मेरे साथ मेरे बड़े प्यारे मेहमान मौजूद हैं। आज हम बात करें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, उनके लिए खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ हैं। पाकिस्तान में किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपकी तमाम चीज़ें, आपकी प्रॉपर्टी, आपका किसी भी फील्ड में कोई भी काम है, तमाम चीज़ें महफूज है। अगर आपका कोई बिजनेस है, आपके भाई करें, आपके चचा करें, आपकी इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल फिक्र ना हो। एक ऐसा इदारा है, ऐसे लोग हैं माशाल्लाह से जो उनको अपना काम समझ के कर रहे होते हैं, उनकी जिम्मेदारी लग जाती है उस काम को करने की। और जब तक वो काम जो है, जो प्रॉब्लम है, हल नहीं हो जाती, सुकून से नहीं बैठते, क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम्स उन्होंने बहुत कम टाइम में उनको हल किया है। उसके अलावा हेयर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं जी। ब्रेक के बाद हमें महक ने ज्वाइन किया है, जिनके ज़बरदस्त सा हेयर स्टाइल बनाया गया और हेयर स्टाइल बनाया जी वलीद ने। और वलीद ने शायद 3 या 4 मिनट के अंदर उनका हेयर डू किया है। सही है वलीद? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखें, मैंने इरम आपको पहले कहा कि जब तक हम ये 3 चीज़ें नहीं देखेंगे, हेयर टाइप, हेयर टेक्सचर एंड हेयर वॉल्यूम, तब तक हम वर्क नहीं कर सकते। ठीक है। जैसा कि इनके जो हेयर्स थे, मैंने सबसे पहले इनके टाइप देखी। जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे काफ़ी जो है टाइप्स वो माइंड में हैं। ठीक है। उसमें मैं थोड़ा सा डिटेल में मैं बात करना चाहूँगा। टाइप जो है ऑयली, ड्राई, नॉर्मल, डैमेज, थिक, थिन, नॉर्मल, हार्ड, सॉफ्ट, नॉर्मल, वीक, स्ट्रॉन्ग, नॉर्मल, कर्ली, वेवी, किंकी, स्प्लिट, फ्रेजी। ये तकरीबन जो है ये मुझे जी, अच्छा। जी। अब जो है इधर मैं आके अब मैंने 2-3 दफ़ा नॉर्मल का लफ्ज़ जो है वो यूज़ किया। मैं चूँकि ऑल ओवर पाकिस्तान क्लासेस देता हूँ, तो हमारी जो ब्यूटिशियंस हैं, स्टूडेंट हैं, वो सवाल ही नहीं करती, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जवाब तब होगा जब कोई सवाल होगा। ठीक है। तो वो सवाल ही नहीं करते कि आपने सर इसमें 3 दफ़ा नॉर्मल का लफ्ज़ जो है वो यूज़ किया है जी। ठीक है। अब देखिए एक लेवल आ जाता है, लो, हाई, उसके दरमियान जो लेवल आएगा वो आएगा नॉर्मल का। ठीक है। सेम लाइक दैट एक वीक लेवल, एक स्ट्रॉन्ग लेवल, उसके दरमियान जो लेवल आएगा वो आएगा नॉर्मल का। ठीक है। इसी तरह थिक,
थिन और उसके दरमियान जो लेवल आएगा वो आएगा नॉर्मल का। ठीक है, बेसिक जो अकसाम हैं वो भी 5 ही हैं। ठीक है, आगे जो है हमने इसको मैंने कहा कि हेयर टाइप, हेयर टेक्सचर एंड हेयर वॉल्यूम, इन 3 को फिर मैंने 3 में कन्वर्ट किया जी। ठीक है, अब जो हमारा हेयर टाइप क्या है कि बालों की किस्म कौन सी है जी, ऑयली है, ड्राई है, नॉर्मल है, डैमेज है, किंकी है, बेबी है। ठीक है जी। उसके अलावा जो है हमारी जो हेयर टेक्सचर जो है वो साख्त, वो क्या है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है या कि नॉर्मल है। ठीक है, ठीक है। जब तक इस बिल्डिंग की साख्त जो है वो मजबूत नहीं होगी, हम इसके ऊपर जो है वो बिल्डिंग नहीं बना सकते। ठीक है, सेम लाइक दैट जब हमने हेयर्स का देख लिया कि ये ऑलरेडी वीक हैं, इसके ऊपर हमने जो है क्या करना शुरू कर दिया कि कट डाउन करना शुरू कर दिया 40 वॉल्यूम से। ठीक है, हमने एक ही टेक्निक सीख ली है। ठीक है, कि कट डाउन कैसे होगा, 40 वॉल्यूम डालना है, ब्लेंडर डालना है 1:1 से या 1:1.5 से। ठीक है, मिक्स किया, लगा दिया। हमने नहीं देखा इसकी टाइप क्या थी, टेक्सचर आया कि क्या इस काबिल था कि वो बर्दाश्त कर सके। ठीक है, तो हमने फिर क्या किया जी, ये है जी हेयर टेक्सचर जो है वो साख्त जो है वो हमारी क्या है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है या नॉर्मल है। थर्ड जो है वो आ जाता है हेयर वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम जो है वो है हुज्जम, बालों का हुज्जम, वो थिक है, थिन है या नॉर्मल है। जो बालों का हुज्जम है वो क्या है, थिक, थिन या नॉर्मल। हमने सबसे पहले हमने देखना है हेयर टाइप, फिर हेयर टेक्सचर, फिर हेयर वॉल्यूम। जैसा कि मैं इसको थोड़ा सा मजीद अपनी बात को इरम बढ़ाना चाहूंगा कि हम जो है हमारे पास क्लाइंट आती है कट करवाने के लिए। अब उसने क्या कहा जी, मैंने जी लेयर बनवानी है। हमें यही नहीं पता कि लेयर कौन से बालों में बनती है। ठीक है, कौन से टाइप पे हाँ जी होगी, कौन से स्टेप जो है वो कौन से बालों में हो सकते हैं, स्टेप कट जो है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 ही बेसिक कट्स हैं। हाँ जी, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। स्टेप कट, लेयर कट, बॉब कट एंड फॉरवर्ड कट। यू जो है वो हमारा आउटलाइन में आ गया, यू या वी। ठीक है, अब जो हमारे यहाँ पर आ जाता है स्टेप कट। स्टेप कट बेसिकली बना है कर्ली हेयर्स के लिए, किंकी हेयर्स के लिए। लेयर क्या है, लेयर जो है वो है कलम, तराशना। ठीक है, आप क्या कर्ली बालों को तराश सकते हैं? नहीं, स्ट्रेट हेयर्स के लिए वो है बिल्कुल स्ट्रेट हेयर्स के लिए। जैसे वो हम बचपन में वो लिखते थे तख्ती और वो कलम, तो कलम को पता है वो कट लगाया जाता है। सेम लाइक दैट हमने ये कट देना है, वो स्ट्रेट हेयर में प्रोमिनेंट होगा। ठीक है, कट जो है जब तक प्रोमिनेंट नहीं होगा तो आप कट फिर हमने देखना है हेयर वॉल्यूम। अब एक चले स्ट्रेट हेयर्स वाली आपके पास आ जाती है। हमने ये सीख लिया कि स्ट्रेट हेयर्स में जो है वो लेयर कट हो सकता है। ठीक है, हमने ये तो सीख लिया। अब हमने वॉल्यूम भी उसका देखना है। ये नहीं देखती है, ये नहीं सीखती। अब एक कस्टमर के स्ट्रेट हेयर्स हैं, वो आपके पास आ गई, उसने आके कहा मैंने आपसे जो है वो लेयर कट करवाना है। तो अब ब्यूटिशियन ने क्या करना है हमारी, उन्होंने सीजर पकड़नी है, लेयर बनाना है। पहले आप उसका हेयर वॉल्यूम तो चेक करें, आया कि वो लेयर इसमें बन सकती हैं। एक का वॉल्यूम ही तकरीबन इतना है। ठीक है, उसमें से जो ही आपने फ्रंट से लेयर बनाना शुरू की, यानी कि पहला जो हेयर है वो पूरा उतरा, उसके बाद छोटा 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 छोटा, यानी कि उसमें से जब हमने लेयर निकाली तो इतना वॉल्यूम था, वो इतना रह गया, वो प्रोमिनेंट ही नहीं हुआ, वो प्रोमिनेंट नहीं हुआ। ठीक हो गया। ये अगर आपके पास कटिंग के लिए आना है उससे पहले 2 सिटिंग आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप पहले बाल देखें, इन पे ये कटिंग हो सकती है, नहीं हो सकती, कौन सा ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद कटिंग होगी। अगर महक की कटिंग के बारे में बात की जाए, या इनके जो आपने हेयर डू किया है इनवर्ट, गालिबन ये इनवर्ट है, इसको इनवर्ट ही कहते हैं। हाँ जी, ये जो किया है तो इसके लिए बालों का कौन से बाल अच्छे रहते हैं जिसमें वॉल्यूम भी आए बालों में? देखिए, मैं कहता हूं कि जितनी भी स्टाइलिंग है ना वो है ड्राई, जितना भी आप अच्छा वर्क कर सकते हो, जैसा कि हम हेयर कलर करते हैं। ठीक है, वो ड्राई डैमेज हेयर्स होंगे तो जल्दी कलर आएगा और परफेक्ट टोन आएगी। सिल्की हेयर से क्या होता है, वो हमें टोन लेने के लिए टाइम लग जाता है। बिल्कुल सेम लाइक दैट हमने स्टाइलिंग करनी है। जैसे हम इसकी ब्लो ड्रायर ऑलरेडी सिल्की हेयर्स है, जैसे कि केराटिन करवाई है, उसमें हम ब्लो ड्रायर करेंगे तो हमें काफी मुश्किलात, क्योंकि उसने क्या करना है, हम एक हीट दे रहे हैं, किसकी, एयर की हीट दे रहे हैं। ठीक है, साथ में ब्रश को यूज कर रहे हैं। ठीक है, जब हमने उसका ब्लो ड्राई किया उसकी तो स्टाइलिंग आने नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी सिल्की हेयर्स हैं। जब ड्राई और डैमेज हेयर्स होते हैं ना, उसमें जो ही आप हल्का सा उसे टच देते हो वो ऑलरेडी पहले से ही जो है वो रेडी होते हैं, वो समझ लेके मजीद बस फिनिशिंग की जरूरत होती है। ठीक हो गया, आसिम से बात करेंगे। आसिम, कितना टाइम हो गया सिंगिंग करते हुए? मैं बचपन से
कर रहा हूँ। कितने बचपन में, कितने छोटे से थे? मतलब मैं शायद 5-6 साल का था तो आपने गाना गाना शुरू कर दिया? तो गाना मतलब ऐसे जब सब बच्चे गाते हैं असेंबली में नात वगैरह पढ़ दी या कुछ इस तरह, नगमा पढ़ दिया, नगमा पढ़ दिया। तो फिर ना एक डेली रूटीन बन गई थी, उनको पता था टीचर्स को कि ये आसिम गा लेते हैं। जबरदस्त। तो फिर आस्ता आस्ता जब कॉलेज लेवल में फिर मतलब वो माइंड नहीं था कि प्रोफेशनल जाया जाए, और मैं वैसे बेसिकली हूँ भी थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया से, तो हमें इतनी वो सेंस नहीं थी कि अब प्रोफेशनली जाया जाता है या नहीं जाता, मतलब एक इमेजिन सा लगता था। तो कॉलेज में तो अक्सर टीचर्स ने कहना कि नहीं नहीं इसे नहीं गाना था, तुम ना गाया करो। अच्छा। तो फिर जब मैं ग्रेजुएशन में, क्यों, क्या वजह थी? गाना अच्छा नहीं गाते थे या बैकवर्ड एरिया से थे, ये प्रॉब्लम था? नहीं मतलब वहाँ पे मैं यही समझाता था कि अगर ये आतिफ असलम गाता है तो मतलब वो परफेक्ट गाता है, बाकी सारे ठीक नहीं गाते। ठीक है। तो ग्रेजुएशन में मेरे एक प्रोफेसर थे, तो उन्होंने कहा कि ना, जब उन्होंने सुना ना मुझसे, बाय द वे को पार्टी वगैरह तो मुझसे सुना उन्होंने, तो पहले मैं सबसे आगे बैठता था सीट पे, उन्होंने मुझे पीछे बिठाना शुरू कर दिया। अच्छा। कहते कि मैंने आपको नहीं पढ़ाना है। मैं परेशान, मेरे घर वाले कहें कि आप जाते हो पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैंने आपको पढ़ाना नहीं, आप पास हो, आप ग्रेजुएशन आपकी क्लियर, मैं आज से कह रहा हूँ, मुझसे लिखवा लो कहीं भी, आपकी ग्रेजुएशन क्लियर है, आप सिंगिंग पे तवज्जो दो, मैं चाहता हूँ कि आप एक सिंगर बने। तो बस ग्रेजुएशन हो गया। उन्होंने मुझे कहा कि आप लाहौर चले जाए, वहाँ पे कुछ जॉब वगैरह या जिस तरह की स्ट्रगल करनी है। मैं फिर यहाँ पे आया, फिर आस्ता आस्ता टीवी चैनल्स पे शो, फिर इधर और जबरदस्त। तो आसिम ने किसी से सीखा भी, क्योंकि आवाज़ तो गॉड गिफ्टेड होती है, लेकिन इसको ग्रूम करना पड़ता है, इसको पॉलिश करना पड़ता है। तो आपने सीखा किसी से? जी मैंने ज़्यादा ऐसा नहीं सीखा, लेकिन कम टाइम में थोड़ा सा सीखा। मेरे दादा अबू भी गाते थे, तो ये कह लें कि हमारा एक विरासत में मिल गया। खूबसूरत। अच्छा, तो कोई उस्ताद हैं जिन्हें आप उस्ताद मानते हैं? जी बिल्कुल, मेरे साथ है मोहम्मद अली खान साहब हैं, वो उस्ताद अमानत अली खान साहब के शागिर्द हैं वो। अच्छा ठीक है। पसंदीदा सिंगर कौन है? मेरा पसंदीदा सिंगर मेहदी हसन साहब। मेहदी हसन। सर आप गाने सुनते हैं, गजलें सुनते हैं? बहुत कम। बहुत कम। सर क्यों, क्या वजह? मेरा ख्याल है ये भी अपने तबीयत का टेस्ट होता है। सर गजलें सुना करें, इतनी खूबसूरत होती हैं। हाँ, तो वो ये है कि वैसे मेहदी हसन को तो सुनते हैं। अरे ग्रेट, ज़बरदस्त। सर आपसे बात कर रहे थे ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से, तो सर इतने केसेस आपके सामने आते हैं, अक्सर तो यही होता है ना, चचा ने कर लिया है कब्जा, भाई ने कर लिया है, तो कोई ऐसा केस आया जिन्हें आप देख के हैरान हो गए हो, सुलह भी होगी? क्योंकि आप लोगों को अगर मैं नाम दूँ ना, तो ये मॉडर्न ज़माने की पंचायत है जिनका काम है सुलह सफाई से तमाम काम को हल कर देना, ताकि कोई प्रॉब्लम भी हो ना। सर ऐसी है? एग्जैक्टली, आपने सही कहा, बिल्कुल इसी तरह है। पिछले दिनों हमारे पास एक कंप्लेंट आई, एक ओवरसीज था यूके से, उसने अमेरिका से, उसने एप्लीकेशन डाली कि जी मेरी बहन ने मेरे मकान पे ऊपर कब्जा कर लिया। अच्छा, बहन ने, ठीक है। अच्छा, हमने वो उनको बुलाया, जब बुलाया तो वो दूसरी तरफ, एक तरफ वालदा थी और उसके साथ वो, क्योंकि टोटल 3 बहनें और 3 भाई थे, तो वो जब वो फैमिली सारी को वहाँ पे मैंने बुलाया तो पता ये चला कि बहन ने भाई के ऊपर ट्रस्ट करके कोई 15-20 साल पहले भाई को पेमेंट कर दी थी, और जो प्लॉट था वो उसके नाम पे ही रहा मकान, और बहन उधर रहती रही। अब भाई के और उसके तल्लुकात ख़राब हुए, तो वो भाई आया तो उसने कहा कि जी क्योंकि मेरे नाम है और टाइटल बाज़ार नज़र भी यही आ रहा था, लीगली वो चीज़ें भी इसी तरह थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने वो डीपली उसका पूरा जायज़ा लिया, और आम ये किसी भी कोर्ट में मसला चला जाए, तो मैं नहीं समझता कि कोई कोर्ट भी जो है ना उसको इस तरह से देखेगी। वहाँ पे हमने जब उस बात को समझा, और उसके बाद जब उनके साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई, तो हम इस नतीजे तक पहुँच गए कि वाक़तन जो था वो भाई ज़्यादती कर रहा था ओवरसीज़ का गंदा इस्तेमाल करके। तो वहाँ पे जब उनकी मैंने वालदा को बुलाया, वो तकरीबन मोर देन 82 ईयर्स ओल्ड थी, वालद साहब भी उससे भी बड़ी उम्र के थे। तो जब उनकी बातें सुनी और वालदा ने ये कहा, ठीक है, तो मैंने जब वालदा को ये कहा कि आप जो आपके पास प्रॉपर्टी है, अगर आप समझती है कि बेटा ज़्यादती कर रहा है तो इसको रहने दे, ना दे, आप वो ज़ाहिर आपका राइट है, आपका राइट है। तो उसने कहा कि नहीं बेटा मैंने मरना है, और ये वो एक ऐसा जज्बाती माहौल था कि जिसके अंदर फिर मैंने उस बेटे को बुलाया, मैंने बाहर उसको खड़ा किया था, फिर बुलाया, मैंने देखो कि तुम्हारी वालदा के जज्बात वो किस तरह है तुम्हारे बारे में। वो रोना शुरू हो गया, फिर उनकी सुलह करवाई, माँ से उसने माफ़ी मांगी। तो वहाँ पे एक बड़े जज्बाती माहौल भी बन जाता है जब इस तरह के कोई फैमिली मैटर आता है, तो उसमें जब हम उनकी आपस में सुलह सफाई और फिर वो मैटर को जब हल करवाते हैं, तो उससे यकीन जानिए एक बड़ी तस्कीन सी महसूस होती है कि हमने ये जो काम किया है। और मैं समझता हूँ ये है भी हमारे मुआशरे के अंदर इसकी ज़रूरत है।
और असल में इरम मसला ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ा बैकड्रॉ है ना, ये अदालती निज़ाम इतना पेचीदा है जी कि लोग जब प्रॉपर्टियों के मसले लेकर अदालतों में जाते हैं तो वो उसमें वो क्या कहते हैं कि दादा केस करता है और पोता उसका केस लड़ता है और फैसला फिर भी कुछ नहीं होता। तो ये इस फोरम के ऊपर कम से कम हम ओवरसीज़ को दे रहे हैं। और जिस तरह आपने ब्रेक के दौरान एक बात की थी कि जी देखे ना, ये जो कब्जा ग्रुप यहाँ के रहने वाले जो दूसरे पाकिस्तानी हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम एक मॉडल बनाकर देंगे गवर्नमेंट को और कहेंगे कि जी इसी पैटर्न के ऊपर अगर आप आम पाकिस्तानी के लिए भी यही कानून साजी करें, पंचायत सिस्टम को मजबूत करें और यहाँ पर इस लेवल के अगर सिस्टम को आप बनाएंगे तो बहुत सारा बर्डन। इस वक्त देखें ना, कोई 400-450 सिविल जजेस लाहौर के अंदर बैठे होंगे बिल्कुल, और कोई तकरीबन 30-40 हज़ार से ज़्यादा तो केस हेयरिंग में और लाखों के हिसाब से केस लाइन में पड़े हुए हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन भी है मुआशरे के अंदर। ये जो इस वक्त लोगों के अंदर एक उम्मीद की किरण आप समझ लें इसको, ये है बिल्कुल। और इसमें एक बड़ी बात जो है कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर चीफ मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन है पंजाब के, और उसके साथ साथ वसीम रामे साहब हैं हमारे, वो जो इसको देखते हैं वन क्लब में बैठते हैं, तो वो वाइस चेयरपर्सन हैं। उनके साथ कमिश्नर पंजाब हैं, वो बैठते हैं। इसके अलावा पुलिस के डीआईजी हैं, बाकायदा डायरेक्टर पुलिस है, बाकायदा डायरेक्टर लीगल है, वहाँ पे डायरेक्टर रेवेन्यू है, यानी एक पूरा सेटअप है और उसके अंदर हम बड़ा स्ट्रांगली इसको एक लेके चल रहे हैं। सर जैसे आप जिक्र कर रहे थे ना कि लोग केस फाइल करते हैं कोर्ट्स में डिफरेंट, तो वो इतना लॉन्ग प्रोसीजर होता है कि कुछ लोग तो भूल जाते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि इतने की तो प्रॉपर्टी नहीं थी, जितने पैसे हमने इस पे लगा दिए, तो दफा कीजिए, लड़ाई झगड़े से बचिए। आपका सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है, इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है, आप लोग हैं, रेवेन्यू वाले, तो कहीं से भी ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी आके कुछ भी बोल के चला जाए या कोई हल ना हो। और जो आप नया मॉडल गवर्नमेंट को बना के देंगे, मैं अपनी ख्वाहिश ये इजहार करूंगी कि आप ही चेयरमैन बनिएगा, क्योंकि इस तरह के लोग अगर काम करेंगे तो काफ़ी चीज़ें हल हो जाएंगी, वरना चीज़ें लटक जाएंगी। आप वो मॉडल ज़रूर तैयार करके दीजिए। ओवरसीज़ के अलावा यहाँ पे बहुत से लोगों के प्रॉपर्टी के मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, बहुत कम नहीं, बहुत ज़्यादा। जी प्लीज़। मैं ये भी बताऊँ कि हम ना सिर्फ इस जो ये फोरम बना है इसको यहाँ तक पाकिस्तान पंजाब के अंदर नहीं रख रहे जी, हम इसको लेकर बाहर भी चले गए हैं और वहाँ पे भी जाके हम हर मुल्क के अंदर कमेटियाँ बना रहे हैं और वहाँ फोकल पर्सन हम बना रहे हैं कि जो वहाँ की कम्युनिटी के साथ मिलकर जहाँ को कोई ऐसे अफराद जो फीसबिल्ला टाइम भी देना चाहते हैं और ये समझते हैं कि हम अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वहाँ पे यूके के अंदर, अमेरिका के अंदर, मिडल ईस्ट के मुल्कों के अंदर हम वहाँ पे ना, वहाँ पे भी एक इस तरह चेयरपर्सन बना दिए हैं। अच्छा। और वो डायरेक्टली फिर राब्ते में होते हैं, वहाँ से वो लोगों को फिर इनकरेज करते हैं कि जी ठीक है आप अपनी, और फिर एक ऐसा रिलेशन बन जाता है कि वो ये समझता है कि मैं पाकिस्तान से बाहर बैठ के भी पाकिस्तान के अंदर अपनी प्रॉपर्टी और अपने मसाइल के हल के लिए मौजूद हूँ। ये इस तरह का ये भी एक और जो राब्ता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एक और चीज़ ये है कि अभी इसके ऊपर मजीद कानून साजी की भी ज़रूरत है और इसके लिए हम अभी पिछले दिनों बाकायदा हमारी जो लीगल टीम है इसके ऊपर वर्किंग कर रही है और हम ये कोशिश करेंगे कि यानी आपको ये नज़र आएगा कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा इदारा है कि जो लोगों के राइट्स के हवाले से बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। बिल्कुल, जितनी ज़बरदस्त बात हो रही है तो मैं चाह रही हूँ आसिम की खूबसूरत सी आवाज़ में गाना सुन लें। जी प्लीज़। सॉरी मैं बहुत सताਉਂਦਾ टाइम तेरे लिए ना कढ पाਉਂਦਾ सॉरी मैं बहुत सताਉਂਦਾ टाइम तेरे लिए ना कढ पाਉਂਦਾ ताइयों फिक्र रवे तेरी सोनिया मन जानी मैनू लोड़ बड़ी तेरी सोनिया मन जानी मैनू लोड़ बड़ी तेरी सोनिया मन जानी मैनू लोड़ बड़ी तेरी
विच बस बिजरने आ सरदा ता एक पल नहीं तेरे आ बस तेरे ही रहना शक वाली ता कोई गल नहीं कम कर विच बस बिजरने आ सरदा ता एक पल नहीं तेरे आ बस तेरे ही रहना शक वाली ता कोई गल नहीं तुसी जितना कहो दा कर लूं मैं मंजूर सजा जेड़ी सोनिए मन जानी मैनू लोड़ बड़ी तेरी सोनिए मन जानी मैनू लोड़ बड़ी तेरी सोनिए मन जानी मैनू लोड़ बड़ी तेरी मैं गलतियां अपनियां मनदा हां ते कन फड़ माफिया मंगदा हां कन फड़ माफिया मंगदा हां कन फड़ माफिया मंगदा मैं गलतियां अपनियां मनदा हां ते कन फड़ माफिया मंगदा हां हुण छड़ दे गुस्से नी अड़िए उमरां दा साथ बस मंगदा हां सचन बस तेरा ही है तू बन जानी मेरी सचन बस तेरा ही है तू बन जानी मेरी सोनिए मन जानी मैनू लोड़ बड़ी तेरी सोनिए मन जानी मैनू लोड़ बड़ी तेरी सोनिए मन जानी मैनू लोड़ बड़ी तेरी सो सॉरी मैं बहुत सताउंदा टाइम तेरे लिए ना कढ पाउंदा फिक्र रवे तेरी जबरदस्त वेरी नाइस आसिम वेरी नाइस बहुत खूब डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा जो बच्चे जिन्हें आप पढ़ा रही हैं मुझे उनके बारे में ये भी पूछना है कि क्या उनमें कोई चेंजिंग आई उनके रवैयों में उनके बिहेवियर में चेंजिंग आई जिस तरह से आपने कहा कि बुकिश मैं नॉलेज के अलावा दूसरी चीज़ों पे भी फोकस कर रही हूँ चीज़ें चेंज हो रही हैं बहुत चेंज हो रही है इवन के बच्चे कुछ उनकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है इन बच्चों की बिल्कुल तो बच्चों को जिम्नास्टिक सिखाया एरोबिक्स सिखाया अब मैं उन बच्चों को आगे भेजूंगी स्कूल में सिखाया अच्छा जबरदस्त जिम्नास्टिक्स करके दिखाते हैं वो कुछ बच्चे अच्छा स्पीकर हैं उनको डिबेट सिखाई है और बहुत जल्द मैं इनको आगे भेजना चाहती हूँ कॉम्पिटिशन्स में और कुछ बच्चे हैं जिनका IQ लेवल बहुत अच्छा है वो अच्छा क्विज कर सकते हैं उनके पास जनरल नॉलेज अच्छा वो उनके मेमोरी में हो जाता है तो वो इस पर फोकस कर रहे हैं कि अपना जनरल नॉलेज अच्छा कर सके अब हर बच्चे का एक टैलेंट है उसको टारगेट करें उसे पॉलिश करें बजाय इसके कि एक बच्चा करना ही नहीं चाहता है काम उसका इंटरेस्ट ही नहीं है मैं उसे कहूँ कि भाई तुमने यही करना है यही करो जैसे कि हमारे साथ किया जाता है बिल्कुल तो मैं वो उन बच्चों के साथ नहीं करना चाहती बिल्कुल जो जैसे जिस फील्ड में जाना चाहते हैं वो जा सकते फील्ड में जा सकते इसमें कोई इशू नहीं डॉक्टर साहब कितना एक्सपेंस आता है एक बच्चे पे कितना एक्सपेंस है आपके स्कूल में जो आप लोग अरेंज करते हैं उनका फूड तो स्टार्ट हो जाएगा उनकी स्टडी उनकी बुक्स एक बच्चे पे कितना खर्चा आता है मंथली जो हम अपना एक्सपेंस निकालते हैं वो आ जाता है 40,000 to 50,000 ठीक है जिसमें उनके साथ एक्टिविटीज़ बच्चों को कहीं लेकर जाते हैं फूड ड्राइव्स के लिए या कहीं एक्टिविटी के लिए और टीचर की पे देनी है कारी साहब की पे देनी है ये सारी चीज़ों में हमारा इतना बन जाता है कितने टीचर्स हैं आपके पास मेरे पास एक कारी साहब है और एक टीचर है एक टीचर उनको क्या टाइमिंग है आपके स्कूल की 8 to 1 ये वो बच्चे भी हैं जो बाद में काम भी करते हैं हाँ जी काम किचन चलाने के लिए हाँ जी ये शाम के टाइम में मांगने भी जाते हैं और उसके अलावा अपनी माँओं के साथ घरों में काम करने भी जाते हैं ये बच्चे तो ये भी हमें मसला हुआ था कि बच्चों के स्कूल का टाइम होता था माएँ अपने साथ ले जाती थी बिल्कुल तो उस पर भी उनको समझाया कि इनको स्कूल भेजें वो बच्चे अब खुशी से आते हैं अब
मैं अगर तालीम देती हूँ, तालीम से पेट तो नहीं भरेगा उनका, ऐसे ही है, उनका किचन चलना भी जरूरी है। इसके लिए हम ये मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ कि जहाँ स्कूल में मॉर्निंग टाइम में बच्चों की क्लासेस हो रही हैं, वही इवनिंग पर स्किल डेवलपमेंट का कोई काम कर लिया जाए उन बच्चों के लिए जो स्टडी की एज से गुजर चुके हैं, और वो माएँ जो कि उतना नहीं अर्न कर पा रही वहाँ जाकर, अगर हम लोकल बिजनेस का इनिशिएटिव लें इस्लाम कम्युनिटी के लिए, तो ये एक बहुत अच्छा, और ये पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है तालीम जो आजकल हमें दी जाती है, जो डिग्रीज हमें दी जाती है, जो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ढेर लगे हुए डिग्रीज के, उनसे ज़्यादा बेहतर स्किल्स है? स्किल ऑब्वियसली, अगर स्किल्स नहीं है तो आप काम नहीं कर पाएंगे, आप नहीं कर सकते, लेकिन तालीम भी साथ, तालीम तो है जरूरी, उसके साथ अगर आप आगे सर्वाइव करना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ डिग्री से भी आपको काम नहीं मिलता, नहीं मिल सकता। और अब तो ट्रेंड है फ्रीलांसिंग का, अगर आप बांग्लादेश की इकोनॉमी देखें वो कहाँ से कहाँ पर आ गई है, फ्रीलांसिंग की वजह से, डिजिटल मार्केटिंग की वजह से। बिल्कुल। तो जैसे बच्चा रीडिंग राइटिंग ये चीज़ बच्चे की स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, वो अपना अर्न करना स्टार्ट कर देगा कंप्यूटर पर बैठकर, ठीक होगा, सोर्स ऑफ इनकम भी हो जाएगा, और तालीम तो साथ साथ है। हम ये नहीं कहते कि आप स्कूल्स ना जाएं, हम ये कहते हैं स्कूल्स में ऐसे कोर्स डिज़ाइन कर लिए जाएं कि बच्चों को स्किल्स भी सिखाई जाए तालीम के साथ साथ। जैसे आप अपनी डिग्री कंप्लीट करें, जब आप मार्केट में आए तो आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, आपको फ़ौरन से जॉब भी मिल जाए। वलीद, मुझे बताइएगा अपनी मॉडल के बारे में, महक के बारे में, जो इनके बाल है, इनका हेयर कलर कौन सा? एक तो क्योंकि हम हर गोल्डन बाल को ऐश गोल्ड बोल देते हैं, आपने सुना होगा, कोई भी गोल्डन क्या कोई भी किस्म है, हम क्या कहते हैं जी, ऐश गोल्ड बाल है। और किस तरह से इनका टेक्सचर कौन सा है, और किस तरह से आपने इनका हेयर डू किया है? अगर मेरा कैमरामैन फोकस करेंगे तो उनको मजीद समझ भी आ जाएगी इनके बालों का। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कलर पे थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। कलर जैसे आपने कहा कि हम गोल्डन को भी ऐश बोल देते हैं, ठीक है, ब्लॉन्ड को भी ऐश बोल देते हैं, हर एक कोई, ठीक है। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो हेयर कलर की जो टोन्स हैं वो हैं 10 टोन्स हैं, ठीक है, ठीक है, 0 से 9 तक टोन जाती है, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। उसमें जो है ब्लैक, प्योर ब्लैक, नेचुरल ब्लैक, डार्क ब्राउन, मीडियम ब्राउन, लाइट ब्राउन, उसके बाद आ जाता है 6 नंबर पे जो आता है वो आता है डार्क ब्लॉन्ड, ठीक है, 7 पे मीडियम ब्लॉन्ड, 8 पे जो है वो आ जाता है आपका लाइट ब्लॉन्ड, उसके बाद हमारा आ जाता है गोल्डन और एक्स्ट्रा गोल्डन, ठीक है। ये हमारी टोटल जो है वो टोन्स हैं, ठीक है। हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमने जो भी ये कलर करना है, कोई भी हमने फैशन शेड करना है, ठीक है, क्योंकि उनमें इतनी ताकत नहीं होती, कुछ में ताकत होती है कि वो डायरेक्ट एप्लीकेशन हो सकते हैं, कुछ जो है वो डायरेक्ट एप्लीकेट नहीं हो सकते, बिल्कुल। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कट डाउन करना पड़ता है, ठीक है। लाजिम नहीं कि लेमन टोन आए तो वो ही कट डाउन है, ठीक है, नहीं, आपने टोन सेलेक्ट करनी है कि 6 नंबर पे लेकर जाना है जी, 7 लेवल पे लेकर जाना है, या 8 लेवल पे, 9 पे, ठीक है जी, ठीक है। तो उस पे आके आपको ये इतना कम कम पता होना चाहिए कि ये जो कलर टोन है क्या आया कि इन हेयर्स पर आ सकती है, डायरेक्ट से नहीं आ सकती, तो हमने कितने टोन लिफ्ट करना है, ठीक है, ठीक है। इसमें जो है आपके सामने ये जो महक का है, ये है जी हमारा डार्क ब्लॉन्ड, ठीक है जी। जो ऊपर हुआ है वो हमारा है लाइट ब्लॉन्ड, ठीक है। थोड़ा सा हमने ओम्ब्रे को थोड़ा सा साथ में टच किया, ठीक है। ओम्ब्रे कलर का नाम है? नहीं, ओम्ब्रे कलर का नाम नहीं, ये बेसिकली स्टाइलिंग का नाम है, हाफ हेयर्स में जो किया जाता है ओम्ब्रे, ठीक है। उसके बाद आजकल जो हमने मुतारिफ करवाए वो करवाया फंकी कलर्स में, जो है जिसे हम पार्टी कलर्स भी बोलते हैं, जैसे प्योर रेड, प्योर ब्लू, प्योर ग्रीन, प्योर येलो, ठीक है, ऑरेंज, इन कलर्स में हमने ओम्ब्रे प्लस स्ट्रिक्स जो है वो नया एक टेक्निकल। अच्छा वलीद, मुझे बताइएगा जैसे आप डिफरेंट कलर्स के बारे में बता रहे हैं, तो कोई आपके स्किन टोन का कोई लिंक होता है आपके हेयर कलर से? अगर आपका हेयर, आपका जो फेस कलर, हम एशियंस हैं, हम गोरे चिट्टे नहीं, हम थोड़े ब्राउन कलर के लोग हैं, तो हमें किस तरह का हेयर कलर करवाना चाहिए, या येलो, गोल्डन, ऐश गोल्ड, तमाम कलर हमें सूट कर जाएंगे? नहीं, तमाम नहीं करेंगे। सबसे पहले आपने देखनी है फेस टोन देखनी है, ठीक है, कलर टोन, कलर कंप्लेक्शन आपने फेस की देखनी है, ठीक है। उस हिसाब से आपको मैं एक और चीज बताता चलूं कि जो लाइट कलर है वो फेस को थिन करते हैं, थिन शो करते हैं, ठीक है। जो डार्क कलर है वो फेस को थोड़ा सा हैवी लुक में लेकर जाते हैं, ठीक है। अब जैसा कि हमारा अपर फॉरहेड है, ठीक है, हम क्या करते हैं, हमने अगर
फ्लिक बनाना है, हमने सब पे बना देना। हमने सबसे पहले इसको फॉरहेड को देखना है कि जिसका थोड़ा सा जो फॉरहेड है वो जो है वो बड़ा है, उसमें हमने क्या करना है, थोड़ा सा स्टाइलिंग को उठा के बनाना है। ठीक है, ठीक है। जब हमारा जो थोड़ा सा फेस जो है वो थोड़ा सा शेप में होगा, हैवी शेप में होगा, तब हमने इसको थोड़ा सा गिरा सकते हैं। ठीक है जी। तो ये है, बहरहाल हम जो है इस पे कलर जो टोन है उस पे हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे कि हमारे जो बेसिकली जो टोन्स चल रही हैं, यहाँ पर मैं नहीं समझता कि यहाँ पर एक ही है, वो पहले जो था वो लाइट गोल्डन, अब जो है ऐश ब्राउन आ गया है या ऐश ग्रीन। अच्छा, अभी तक हमें यही नहीं पता चला कि ऐश कलर कौन सा है, कलर कौन सा है। हम सही कहा ना, अक्सर लोग कहते हैं, हर गोल्डन को कहते हैं ऐश गोल्ड कलर की स्टिक्स करवा दो। हाँ जी। तो इसमें भी दो शेड्स हैं, एक ऐश ग्रीन है और एक ऐश ब्लॉन्ड है, दो शेड्स हैं। सही। ठीक है। ऐश ब्लॉन्ड जो है इसको थोड़ा सा हम कन्वर्ट करेंगे, ये ऐश ब्लॉन्ड बन जाएगा। जो ऐश ग्रीन है वो ग्रीनिश टोन जो है वो देगा, जिसे हम सादे अल्फाज में इलायची शेड्स, ठीक है, वो भी अच्छा लगेगा। जी जी, बहुत वो आपकी जो कलर कंप्लेक्शन वो फेयर होगी तो देन आपको अच्छा लगेगा। ये जरूरी है। जी, अगर आपकी डार्क कंप्लेक्शन है देन आपने थोड़ा सा कलर को डार्क ही रखना है, आपने जो है वो लाइट नहीं। अच्छा, डार्क रखेंगे तो आपका जो फेस कलर है वो थोड़ा नीट लगेगा। मैंने कहा कि थोड़ा डार्क, थोड़ा, ठीक है। यानी कि ये नहीं कि आपने जेट ब्लैक पे लेकर जाना है, डार्क ब्लॉन्ड पे लेकर, लाजिम नहीं कि आपकी जो फेस कंप्लेक्शन है वो डार्क है तो आप क्या करें उस पे लाइट गोल्डन कलर नहीं, आप डार्क ब्लॉन्ड शेड करें। सही। ठीक है। तो ये है कि टोटल जो आपकी लुक है वो हेयर्स पे आती है। देखिए, नए नक्श जो है वो अल्लाह ताला ने बना दी है, उसमें तो आप रद्दो बदल नहीं कर सकते। अच्छा, ब्यूटी क्या है? सबसे पहले मैं ब्यूटी पे थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं। ब्यूटी का मैं पूछता हूं कि जैसे ब्यूटिशियन जो लफ्ज़ है वो कहां से निकला है? ब्यूटी से। ब्यूटी जो है वो उसका लुग़वियत क्या है? एक तो मीनिंग हो गया खूबसूरती, अब एक नहीं है खूबसूरत, ठीक है, नैनक्श नहीं उसके खूबसूरत, तो हम क्या कहेंगे ये भी ब्यूटी है? नहीं। ब्यूटी के जो लुग़वियत माने हैं वो है तरतीब व हिफाजत। ठीक है। जैसे ये टेबल पड़ा है, इसको बेतरतीब, ये चेयर्स बेतरतीब रख दे, ये सेट लगा है, खूबसूरत लगा है, ठीक है, तरतीब में लगा है, फिर इसकी आपने हिफाजत करनी है। जैसे हमारे अक्सर कहते हैं कि हम कहते हैं कि आप ना हेयर ऑयल यूज़ करें या आप हेयर मास्क यूज़ करें, ठीक है। वो कहते हैं कि हेयर मास्क ये जी केमिकल है, बंदा पूछे कि शैम्पू क्या है, या जैसे हम स्किन के लिए कहते हैं, हम कहते हैं कि आप ना क्रीम लगाएं, तो सब कहते हैं नहीं जी वो जी बड़ा फास्ट हम केमिकल नहीं यूज़ करते। तो मैं इधर एक सादी सी जो है वो सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि अगर फेस पे क्रीम लगानी है तो वो केमिकल है, जो सुबह उठते आप केमिकल यूज, सोप, उसमें कौन सा मुरब्बे डले? हाँ, बिल्कुल, उसमें भी केमिकल बेस है, केमिकल बेस। अच्छा, वो हम डेली यूज कर रहे हैं, डेली हमने 2-3 दफा फेस वॉश कर लेना है सोप से, ठीक है। अगर हम कहें कि वीक में 1 दफा या 2, वो ये केयरिंग है आपकी स्किन की। अल्लाह ताला ने एक चीज बना दी। या मैं एक एग्जांपल फिर देता हूँ कि फर्नीचर है, ठीक है, वो नया आपने लिया या गाड़ी एक नई ली, उसकी हिफाजत नहीं करेंगे, उसमें तो 1-2 माह बाद तो वो ऐसे ही लगना है कि ये सालों पुराना है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे वली साहब बताइएगा, जैसे आपने जिक्र किया, इसका मतलब है कि जो ब्यूटिशियन होता है वो आपको खूबसूरत नहीं बनाता, आपके फीचर्स को इनहैंस करता है, ग्रूम करता है, आप जैसे हैं उसी को इनहैंस करते हैं, जो आपको बिल्कुल आउट लुक दे देते हैं, जो डिफरेंट लुक होती है वो मेकअप नहीं होता। मेकअप जो लगे ना, मेडअप वाला सीन होना चाहिए। तो सर, आपसे बात करेंगे ओवरसीज पाकिस्तानियों के अलावा यहाँ के जो मसाइल हैं, आपके भी तो कोई ना कोई मसाइल होंगे सर, आप इतने लोगों के मसाइल हल करते हैं, तो आपको कोई मुश्किल आती है इन लोगों की वजह से? आप इतने बड़े कब्जा ग्रुप के खिलाफ खड़े हो गए और वो भी अकेले, तो कोई मसला नहीं हुआ, कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आई? अल्लाह ना करे कभी आए, लेकिन फिर भी देखें जी, इस कौम के जो लीडर है ना, वो ये कहते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझे से मदद मांगते हैं। तो यकीन जानिए कि ये पूरी टीम जो है ना, ख़ास तौर पे हमारी ओवरसीज़ की, वो इसी पैरामीटर के अंदर चल रही है और हमें किसी का कोई खौफ नहीं है। बाज़ औक़ात होते हैं इस तरह के लोग, कई सिफारिशें भी करवाते हैं, फिर कई थ्रेट्स भी आती हैं डायरेक्ट इनडायरेक्टली, लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ना कभी खौफ महसूस किया और हम पूरी तरह कोशिश करते हैं कि हमने अपने ओवरसीज़ को यहाँ पे हर तरह से उसका हक लेके देना है और उसके साथ ज्यादती नहीं। तो सर, अभी रिसेंट जो मसले मसाइल आपने हल करवाए ओवरसीज़ के लिए, तो कोई एक ऐसा नाम ना लीजिएगा, वैसे कोई ऐसा थ्रेड या कोई ऐसी धमकी या कोई ऐसी सिफारिश आई आपके पास? क्या कह के टाल देते हैं कि भाई मैं बिल्कुल भी सुन नहीं सकता? नहीं, उसमें यह है कि हमारे पास ये जो फोरम है ना, वहाँ पे फर्द वाहिद जो है ना, वो कोई फैसला नहीं कर सकता, वो पूरी एक टीम वर्क है। नहीं, और उसमें टीम के सारे लोगों को, आपका नंबर भी तो सबके पास
पास होता है ना, डायरेक्ट कॉल भी तो कर लेते हैं। किसी टीम के एक फर्द को कोई बंदा जो है ना वो एंगेज कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो पूरी की पूरी टीम ने मिलके एक फैसला करना होता है जी। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस तरह का नहीं है कि कोई इतनी वैसे भी जरूरत नहीं करता कि मैं इस तरह से जाके किसी के साथ किसी से नहीं करता। सिफारिश आती है लेकिन वो सुनी नहीं जाती। नहीं वो नहीं है, ठीक हो गया, कोई मसला नहीं है, बस नहीं अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से ये परेशानी वाली कोई बात नहीं है कि बंदा कहे कि यार पाकिस्तान के अंदर असल में मैं आपको एक बात बताऊं जी, यकीन जानिए जिस तरह ये अभी आसम में नौजवान डॉक्टर साहब बैठी हुई हैं, हमारे भाई वलीद है, अब देखिए ना अपने अपने शोबे के अंदर सारे काम कर रहे हैं और ये गुलदस्ता है। बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। ट्रू। ये आप अब अक्सर ये जिस तरह आसम है, जिस तरह ये बता रहा है बैकवर्ड इलाके से जी, तो दुनिया के जितने भी बड़े लीडर हैं रेवोल्यूशनरी जिन्होंने इनकलाब बर्पा किया है, तो आप चाइना के मोजेतंग को देख लें तो उसकी लाइफ हो तो एक यतीम बच्चा 4-5 साल का, वो यतीम खाने में पल के वहाँ से पढ़ के और फिर वो आया और आके जो जब तक इस मुल्क के अंदर मैं ये बात किसी को बुरी लगे या अच्छी लगे कि इस क्लास से नीचे से लोग जब आएंगे तो इस मुल्क के अंदर हकीकी तब्दीली भी आएगी और इस मुल्क के अंदर एक निज़ाम और सिस्टम भी ठीक होगा। और मैं समझता हूँ कि आज के दौर के अंदर जिस तरह डॉक्टर साहब कह रही थी कि ये काम कर रही हैं, मेरे मुशाहदे में भी आई हैं कि 2-3 ऐसे कोई लोग हैं कि जो इधर पाकिस्तान के अंदर अपने खर्चे से अपने ब्याह के ऊपर इंडिपेंडेंटली वो काम कर रहे हैं। तो ये इस चीज़ की कमी नहीं है। और दुनिया का मैं कहता हूँ कि इस वक्त आप चैरिटी के हवाले से देखें तो पाकिस्तान ही इज़ द वन, पूरी दुनिया के अंदर ये एक ऐसा मुल्क है कि जिसके अंदर चैरिटी के लिए भी लोग तैयार हैं। असल मसला यही है कि कोई हर बंदा देखना ये चाहता है कि जो मैं दे रहा हूँ वो सही पहुँच भी रहा है कि नहीं रहा है। तो जिस तरह मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर हम देखे ना कब्जा ग्रुप है, तो उन्होंने अगर अपना ग्रुप बनाया तो हम अच्छे लोग मिलके क्यों ना एक ग्रुप बनाए खत्म करने के लिए। तो इसके लिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस के अंदर बड़े बड़े अच्छे अफसर हैं, उनको साथ मिलाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन है, जिली एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पे हमारे बड़े अच्छे मौजूदा जो हमारे डीसी साहब हैं डॉक्टर दानिश अफजाल साहब, बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं और बड़ा अच्छा वो ताउन करते हैं। ये पूरी हमारी जो टीम है जो मिलके गुलदस्ता। अच्छा माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत बात की है कि उनका अगर ग्रुप है तो हम भी ग्रुप बना लेते हैं, इसमें कौन सा मुश्किल काम है। हम अच्छा काम करें, अगर आप बुरा काम करें तो आपकी मर्जी है। वेरी नाइस सर, आप बहुत अच्छा काम करें और मुझे बड़ी खुशी हुई है आपसे मिलकर। आप किस तरह से लोगों की प्रॉपर्टी, ये सबसे बड़ा मसला था पाकिस्तान में जिसपे बहुत कम लोग थे जो खड़े होते थे इनके लिए, अगर एक आध खड़ा भी हो जाता तो बाद में नजर भी नहीं आते थे। तो जबरदस्त काम करें जी। डॉक्टर साहिबा से बात करेंगे। डॉक्टर साहिबा, अगर कोई लोग आपके जो बच्चे हैं, जो वो आप ही के बच्चे हैं क्योंकि आप उनको साथ लेके चल रही हैं, उनको कोई स्पॉन्सर करना चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन एक बच्चे की जिम्मेदारी लेना चाहे तो उस पर मंथली कितनी जिम्मेदारी आती है? उनकी स्टडी, उनकी बॉक्स, तमाम चीजें, बेसिक नीड्स। अगर मैं सारी चीजें मिलाकर बात करूं तो 1500 to 2000 पर मंथ। हाँ जी, और ये अफोर्डेबल है जी। कोई भी अगर जॉब कर रहा है, कोई मामूली से जॉब भी कर रहा है तो वो ये कर सकता है आराम से। जो लोग खुद नहीं आ सकते, अपना वक्त नहीं दे सकते, वो इस तरह से हेल्प कर सकते हैं। और जो इस तरह से नहीं कर सकते वो अपना हेल्प वहाँ आकर अपना जो उनके पास कोई स्किल है वो उन बच्चों को सिखा जाएं, उनको दे जाएं वो चीज़, वो बच्चे हाँ जी उन बच्चों को दे जाएं। इस तरह से मदद की जा सकती है। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, जो अपने प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाने की कोशिश की लेकिन नहीं हो सके, बच्चे आगे भी आ रहे हैं, आप देख रही हैं इन फ्यूचर इन बच्चों को वो काम इस पे फोकस कर रहे हैं कि हाँ हमें ये काम करना है, बेशक दूसरा काम भी वो करे, जैसे आपने कहा कि किचन चलाने के लिए भी काम करना पड़ता है, बच्चे फोकस है इन चीज़ों पे? जी बच्चे फोकस्ड हैं। फोकस रखने के लिए वहाँ पर कोई ना कोई एक्टिविटी करवानी पड़ती है, ज़रूरी है। 10 दिन गुजर गए, बच्चों का मोरल डाउन होना शुरू हो जाता है और उनके पेरेंट्स का भी। फिर वहाँ पर एक्टिविटी करवाई जाती है, उनका इंटरेस्ट डेवलप किया जाता है दोबारा से आपको बच्चे एक्टिव नजर आते हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे अपने इस स्कूल के लिए, खूबसूरत स्कूल के लिए? इरम, मैं जितना कर सकती थी मैंने कर दिया है। एक शख्स मिलकर इतना ही कर सकता था, शायद इतना भी नहीं कर सकता था जितना मैंने कर दिया है। अब अगर मैं कहूँ कि मैं तब्दीली लाना चाहती हूँ तो वो मैं नहीं लेकर आ सकती, ये काम हुकूमत का है। ठीक है, जब तक पॉलिसी नहीं बनेगी इन लोगों के ऊपर तब तक यहाँ पर तब्दीली नहीं आ सकेगी, इन लोगों में चेंज वो नहीं आ सकेगा। तो मेरा ये मैसेज है कि मैं चाहती हूँ कि मैं इसको होल्ड करूँ पूरे पाकिस्तान में। कराची में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी एक ही स्कूल है लाहौर में ही मौजूद है? हाँ जी, अभी एक ही स्कूल है।
तो मैं इसको एक्सपेंड करना चाहती हूँ। जहाँ जहाँ पर भी स्लम्स मौजूद है वहाँ वहाँ SKZ मॉडल स्कूल वर्क करे, इसी मॉडल पर वर्क करे जिस पे कर है, और तालीम के साथ साथ स्किल भी सिखाया जाए। जब पूरे पाकिस्तान में ये मॉडल इम्प्लीमेंट हो जाएगा गवर्नमेंट की मदद से जब ये हो जाएगा, तब ये बच्चे आपको नजर आएंगे पाकिस्तान का सरमाया बनते हुए, और तब पाकिस्तान की इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। 22.8 मिलियन चिल्ड्रन, ये एक बहुत बड़ा फिगर है फ्रॉम 5 to 16 एज का जो आउट ऑफ स्कूल है। और ये इस एज का, हाँ जी, और ये इस एज का 60% है। आपका 60% एज ग्रुप 5 to 16 का स्कूल ही नहीं जा रहा, इनरोल ही नहीं हो रहा। ठीक हो गया। डॉक्टर साहिबा, एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो आपने कहा कि मैंने अपने स्कूल के जो कोर्स है बच्चों के वो खुद डिज़ाइन किए, क्या चीज़ फोकस की है जो आपको कभी नज़र आती है हमारे एजुकेशन सिस्टम में? लर्निंग, स्पीकिंग और राइटिंग, इन 3 चीज़ों पे काम किया। हाँ जी, इन चीज़ों पर आप कहीं भी चले जाएं, जब आप डिग्री कर लेते हैं आपने आगे टेस्ट देने होते हैं, CSS, PMS, डिफरेंट आपने PBSC PSC देने होते हैं। वहाँ पर आपका क्या देखा जाता है? आपका नॉलेज देखा जाता है, और आप कितना अच्छा आप लिख सकते हो। इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़रूरी हो गई है हमारे लिए, जो कि बोलनी भी नहीं आती हमें अभी तक। हाँ जी, हमें अभी तक बोलनी भी नहीं आती। इन चीज़ों पर फोकस कर रही हूँ कि जब वो बच्चा निकले मैट्रिक करके या FSC और डिग्री के बाद निकले, उसके पास कोई स्किल तो हो, उसे दोबारा से कोर्सेज की क्लासेस ना लेनी पड़े कि मैं अब अपना स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर लेता हूँ, मैं अब अपना स्पीकिंग स्किल्स का, कम्युनिकेशन का कोर्स कर लेता हूँ। ये चीज़ें तो ग्रास रूट लेवल से सिखानी चाहिए। ठीक हो गया। आसिम से भी बात करेंगे। आसिम, अब खुश होते हैं आपके एरिया के लोग जब आप गाते हैं, स्क्रीन पे आते हैं, आपके टीचर्स, आपके चाहने वाले, अब खुश होते हैं? जी बिल्कुल, जो आप चाहने वाले बने होंगे पहले तो। खैर जी ऐसे ही है बिल्कुल। और मतलब अब तो काफ़ी कम चक्कर लगता है क्योंकि इधर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ में फिर बिजी होते हैं जी। तो मैं अक्सर खुशी भी होती है, पर थोड़ा सा ये भी लगता है कि जाता हूँ ना मैं अपने गाँव, तो हमारे गाँव के गली मोहल्ले की हमारे जो मतलब बहनें हैं आंटी, तो वो अक्सर घर देखने आती है कि आसिम आ गए। अरे ग्रेट। तो वो बड़ा अच्छा लगता है उनका प्यार, क्योंकि वो उनके लिए एक बहुत डिफरेंट चीज़ होती है। आप किस एरिया से हैं? मैं हूँ तांदलेवाला से। तांदलेवाला से, फैसलाबाद से आगे तहसील है छोटी सी। अच्छा, वहाँ से हैं। तो आपकी वजह से दूसरे बच्चे काफी मोटिवेट हुए होंगे जिनमें ये टैलेंट होगा कि आसिम भाई गा रहे हैं तो हम भी गाएंगे। मैं इसका ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह तो हमारे उस एरिया में काफ़ी 3-4 लड़के हैं वो जो अच्छे लेवल पे वो मॉडलिंग कर रहे हैं, मॉडलिंग में भी आ गए और सिंगिंग भी कर रहे हैं, और मैं जहाँ तक हो सकता हूँ मैं उनकी करता हूँ। और हमने अपने एक प्रोडक्शन भी बनाई है लाल एंटरटेनमेंट, हम वीडियोस वगैरह ऑडियोज वगैरह करते हैं, और उस हवाले से उनकी जो है मैं हेल्प करता हूँ, और वो मतलब काफ़ी हमारे इलाके में टैलेंट है। वेरी नाइस। तो आसिम मुझे बताइएगा, अपने लिए गाने लिखते हैं? लिखने का शौक है? कुछ लिखते हैं? लिखने का शौक है लेकिन मुझसे नहीं लिखा जाता। तो आपके गाने किसी ने लिखे? कोई गाना? जी, ये अभी जो मेरे रिसेंटली मैंने सो सॉरी जो मेरा सॉन्ग अभी रिलीज हुआ है जी 1 वीक पहले, तो ये मेरे एक दोस्त हैं सचिन कुमार हैं, वो इंडिया से हैं, उन्होंने लिखा है। उन्होंने मेरा फर्स्ट सॉन्ग सुना तो उन्होंने कहा कि मैं आसिम भाई आपके लिए गाना लिखना चाहता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप करें, गा लीजिए। तो पहले मैंने जो गाना जो है वो मेरा उर्दू था, ये दिल है मेरा जी। ये मैंने एक नुमान सैयद साहब हैं प्रोड्यूसर हमारे A+ में होते थे वो, तो वो अपनी फिल्म करना चाह रहे तो उनके लिए मैंने ये मूवी के लिए मैंने किया था, लेकिन वो कुछ क्राइसिस की वजह से कुछ मामला मतलब कह सकते वो पेंडिंग हो चुके, लेकिन मैंने फिर रिलीज कर दिया। मैंने कहा चले ग्रेट, कोई मसला नहीं, नई फिल्म के लिए नया गाना लिखेंगे, कोई मसला नहीं है। थैंक यू सो मच आसिम, और बेस्ट ऑफ लक जो आप काम कर रहे हैं। और अब हम बात करेंगे जी वलीद से। वलीद, आप बालों के बारे में बता रहे थे, और आज बालों के बारे में इतनी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं कि परेशान हो गए कि बालों में ये मसाइल भी होते हैं। हमें तो लगता है कि अच्छा शैम्पू और एक कंडीशनर होना चाहिए और आपके बाल परफेक्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। देखिए, इसको खुराक आप जब रोटी किस लिए खाते हैं जी, खाना किस लिए खाते हैं? क्योंकि आपको एक ज़रूरत है, आपके पेट को एक ज़रूरत है। सेम लाइक दैट ये भी जानदार हैं, बाल बढ़ता है जी, जानदार है, ये डेड चीज़ नहीं है, ठीक है। जो भी जानदार है उसकी एक खुराक है, बिल्कुल फूड है, ठीक है। इसकी जो फूड है वो है ऑयलिंग, ठीक है, ऑयलिंग करें, ठीक है। ये जो बाजारी ऑयल हैं, ठीक है, इसको काइंडली इससे ज़रा अवॉइड करें। अच्छा। मैं कहता हूँ कि सबसे जो अच्छा ऑयल है सरसों ऑयल, बहुत जो देखिए जो हमारी बचपन में, और आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो आप देख सकते हैं कि ग्रे हेयर्स नहीं थे लोगों के, ठीक है। अब तो ये 20 साल 15 साल की एज के बच्चों के जो हेयर्स हैं वो ग्रे हेयर्स हैं, ठीक है। इस चीज़ की जो है हमने काफ़ी अवेयरनेस देनी शुरू कर दी है, ठीक है। पहले से भी हमने एक मोटो रखा है और इंशाल्लाह उस पर ही वर्क हम कर रहे हैं, और हमने यूट्यूब चैनल भी मैंने जो है वो बनाया है, उसके ऊपर फेसबुक पे भी पेज है वलीद मिर्ज़ा हेयर आर्टिस्ट
के नाम से। जी। ठीक है, इसको जो है मैं समझता हूँ कि जो सीखना चाहते हैं हम जो है टेक्निक सब हम इन वीडियोस में देंगे। अच्छा, ठीक है, तो जो समझ लें कि सीखना चाहती हैं, प्रोफेशनल सीखना चाहती हैं, घर बैठे सीखना चाहती हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी नई से नई वीडियोस जो है वो जो है हाँ वो अपलोड हो रही है। बताइएगा, जो आपको इतनी इकसाम पता चली हेयर्स की, कलर की, ये तमाम चीजें ये बहुत कम लोगों को पता होती, इतने बड़े बड़े नाम है, तो ये आपने कहाँ से सीखी? आपकी कौन सी एक टीचर है जिनका आप जिक्र नहीं अभी तक कर रहे? मैंने कासम साहब का मैंने बताया कि कासम साहब हैं वो मेरे, मैं इस फील्ड में, हाँ जी, उनको वो समझ लें कि ऑल ओवर पाकिस्तान, ठीक है, उन्होंने जो है वो आपके जितने टेक्निकल लोग हैं, ठीक है, मैं समझता हूँ कि अगर कोई हेड है उनका तो वो कासम साहब है। मैं उनसे आगे नॉलेज ना मैंने आज तक देखा है और ना ही आज तक मैंने जो है, और उन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलाया, इस फील्ड में एंटर किया, और मैंने तकरीबन राउंड अबाउट 600 से 700 प्लस शोज किए हैं ऑल ओवर पाकिस्तान में। अच्छा वलीद, मुझे बताइएगा, जो आपकी बुक्स आ रही है उसमें आपने हेयर टाइप्स बताएंगे, तमाम प्रॉब्लम्स बताएंगे, उनका हल भी बताया उस बुक जी? उसमें हल भी हमने बताया है। ठीक है, सबसे पहले हमने उसमें जो है हेयर कट्स का भी उसमें जिक्र किया है, उसमें स्ट्रिक्स का भी जिक्र किया है, उसमें केराटिन का भी जिक्र किया है, रिबॉन्ड का भी जिक्र किया है, उसके बाद हेयर टाइप्स का भी जितने भी मसाइल हैं उसका भी साथ में हमने हल जो है वो बताया है। ठीक है, जैसा कि हमने क्या किया जी, कट डाउन किया, बस हमने एक ही टोन रखी है, 40 वॉल्यूम ब्लेंडर लगा दो, लेमन शेड आ जाए तो ये आपका कट डाउन है। ठीक है, हमने इस चीज की भी थोड़ी सी अवेयरनेस, आपको शायद पता है या नहीं कि 40 वॉल्यूम आपके ये एशियन हेयर्स के लिए, एशियन हेयर्स में ही यूज होता है या पाकिस्तान में ज्यादा यूज, अब्रॉड कंट्री में, यूरोपियन में तो कंसेप्ट ही नहीं है 40 का, 20 वॉल्यूम तक है कट डाउन, वो 20 वॉल्यूम से करते हैं। अब हमारे जैसे 3 ही किस्म के हेयर्स हैं, यूरोपियन, एशियन, अफ्रीकन। ठीक है, हम चूंकि एशिया में हैं, ठीक है, हमारी जो है जेट ब्लैक टोन है, ठीक है, इसको नो डाउट कट डाउन करने के लिए हमें थोड़ा सा हैवी करना पड़ता है, लेकिन उसका ये हम कर सकते हैं कि हम थोड़ा सा उसका जब टेक्सचर देखें तो उस हिसाब से हम उसके ऊपर एप्लीकेशन करें, ताकि जो है हम बालों का नुकसान ना करें। जब एक क्लाइंट का आप अच्छा सा वर्क करेंगे वो देन आपके पास रिपीट आएंगे। सही हो गया। बालों के साथ साथ ओवरसीज पाकिस्तानियों को आज हम डिस्कस कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं क्या पाकिस्तान का हिस्सा है, आपके बगैर हम कुछ नहीं है जी। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी हम इंशाल्लाह हल करेंगे। सर, जो आप ऑफिसेज का जिक्र करें मुख्तलिफ ममालिक में, वो शुरू हो चुका है, किस तरह से वो करेंगे, किस तरह से उनका जो आप तक कंप्लेंट्स आएंगी, पोर्टल के थ्रू तो आ ही रही है ना, उनके थ्रू आपको क्या हेल्प मिलेगी जब वहाँ पे आपके चेयरपर्सन? उसमें ये होता है कि जब वो पोर्टल के ऊपर उनकी, चूंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, एप्लीकेशनें इतनी पड़ी हुई हैं कि उसमें हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3-4 हज़ार एप्लीकेशनें, और आप उसको मैक्सिमम जो है ना वो महीने में 100-150 के करीब आप सुन सकते हैं जी। तो फिर ये है कि वो वहाँ से वो अर्जेंट जो कोई मैटर होता है उसके ऊपर वो फिर हमसे डिस्कस करते हैं, फिर उनको हम उसमें फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और बात इंटरेस्टिंग इसी हवाले से कि ये जो मैंने कहा कि अच्छे लोग भी मिलके एक हम क्यों ना अपना ग्रुप बनाएं। मैं पिछले दिनों ना एक बैरिस्टर साहब थे यूके से, और पिछले कोई 12 साल से वहाँ यूके में प्रैक्टिस कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट लेवल पे वो प्रैक्टिस कर रहे थे। इम्तियाज उनका नाम है जी। तो उनका एक मसला था, इधर उसके मकान पे किसी ने कब्जा कर लिया। अच्छा, बैरिस्टर के मकान के ऊपर कब्जा हो गया, और वो साहब इधर आए और आके जब हमारे फोरम के ऊपर पेश हुए तो वहाँ पे हम भी हैरान थे। लेकिन ये है कि जब वो मामला आगे चला तो वो बड़ा कब्जा ग्रुप था, उसने वो काफ़ी उसको ना हार्ड टारगेट दिया। खैर, वो जब उनका मसला कोई तकरीबन 3-4 माह उसने तगो-दो की और हमने कोशिश की तो उसका मसला हल हो गया, उसको मकान का कब्जा मिल गया। मेरे पास आए और कहने लगे, जहांगीर भाई आप मुझे बताएं कि मैं क्या कर सकता हूँ, यानी मैंने जो कुछ किया है तो मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ। मैंने उनसे ये कहा कि आप मेरा शुक्रिया ना अदा करें, आप कोशिश करें कि आप कोई ऐसे 2 या 3 लोगों का कोई ऐसा उनके लिए आसानी पैदा कर दें, जिस तरह मैंने आपको आसानी दी, आपको रास्ता बताया और फैसिलिटेट किया, इस तरह आप 2-3 लोगों को यूके में रह के बेशक कर। कहते हैं यूके में क्यों करूं, मैं यहाँ क्यों ना करूं। अच्छा। और मैं तो बड़ा इम्प्रेस हुआ इस बात से कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह काम हो रहा है। यकीन जानिए कि मैंने जब उससे ये कहा कि अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं
तो फिर ये है कि आप जितने भी ओवरसीज़ हैं उनके मसाइल के हवाले से पाकिस्तान के अंदर हमारे पास फोरम मौजूद है जी। तो आप फिर दें टाइम, यकीन जानिए कि वो पिछले 2 हफ्ते पहले वो अपनी पूरी की पूरी फैमिली को उन्होंने यहाँ पाकिस्तान में शिफ्ट कर लिया। अच्छा, माशाल्लाह। और वो ये समझ लें कि वॉलंटरी वो बंदा यहाँ पे आके उसने ये कहा कि जी मैं अब इस टीम के साथ मिलके काम करूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट काम भी करूंगा और जितने ओवरसीज हैं उनको मैं फैसिलिटेट भी करूंगा। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है और ये इस निज़ाम के ऊपर एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है कि एक बैरिस्टर जो है वो अपनी सारी की सारी प्रैक्टिस छोड़ के पाकिस्तान के अंदर आ गया है और हम इंशाल्लाह ताला कोई मौका आया तो फिर आपसे मुलाकात भी करवाएंगे। वो बड़े अच्छे इंसान हैं और बड़े हमदर्द इंसान है। तो इस तरह यह है कि यकीन जानिए कि इस मुल्क के अंदर आप मेरे में एक बात ज़हन में रख लें कि इस मुल्क के अंदर मुहिब्बे वतन लोगों की कोई कमी नहीं है जी। लोग काम करना चाहते हैं, लोग रास्ता तलाश कर रहे हैं, लोग चाहते हैं कि हमें कोई ना कोई ऐसा रास्ता मिले जहाँ पे हम चल के इस मुल्क को संवारें, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के नाम को रोशन करें, पाकिस्तान का लोग अच्छे अल्फाज में नाम लें। तो इसी तरह हो सकता है कि जब हम मिल के अपने, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब कह रही थी कि जी मैं नहीं समझती कि यानी इसमें मायूसी का बिल्कुल शायबा भी नहीं आना चाहिए। आप ही तब्दीली ला रही हैं। आप जब ये निकलेंगे 50, अब आपका ये जो मैसेज है ये इस चैनल से जब दूसरे लोग सुनेंगे तो वो करज से पकड़ेंगे और फिर वो अगर इसी तरह 50-50 लोगों को लेना शुरू कर दे तो मैं समझता हूँ कि ये सारा का सारा निज़ाम एक बच्चे को भी ले लेंगे स्पॉन्सर, जैसे इतनी ज्यादा अमाउंट नहीं बताई 1500 ये 2000, इवन कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पॉकेट मनी इससे ज्यादा होती है। अगर आप वो भी चाहें तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस तरह से एक बड़ा कारवा भी बन सकता है और बड़े स्कूल भी बन सकते हैं। अभी भी बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। तो मैम कोई मैसेज देना चाहेंगी आप इस हवाले से? मेरा मैसेज यही है सबको कि जो काम कर रहे हैं जी उनको टारगेट ना करें। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो उनको ना टारगेट करें। अब जैसे थोड़ा सा डिसहार्ड है, क्या हुआ, किसी ने कोई टारगेट किया? मैं पूछना चाहती हूँ तो कोई करना किसी ने किया है? क्योंकि इतना अच्छा काम करने के बाद, स्माइल होने के बाद एक थोड़ी सी कमी नजर आ रही है। मुझे नहीं पता क्यों है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप हमसे डिस्कस करें। हालात ऐसे हैं कि मैं जिस यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएट किया मैं उस यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकती। क्यों, क्या वजह? वो समझते हैं कि यूज किया गया प्लेटफॉर्म को अपना नाम बताने के लिए सिर्फ ब्रांडिंग की जा रही है। मतलब आई डोंट नो कि इसमें मेरा क्या बेनिफिट हो रहा है, ऑल्दो नुकसान बहुत ज्यादा हो रहे हैं जी, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि ऐसी क्या वजह है। यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट ने किया, ये कुछ स्टूडेंट्स ने किया? मैनेजमेंट की तरफ से। इवन कि जब मैं यूनिवर्सिटी में थी भी तो मेरे ग्रेड्स मेरा नाम देख के लगना शुरू हो गए थे। जब मैं टीचर्स के पास जाती थी कहते थे हमें भी ला के दो, हमें भी खाना खिलाया करो, हमारे लिए क्यों नहीं लेके आती हो। अच्छा। और चूंकि मेरा तो चले डिग्री हो गई, अभी जो कर रहे हैं मुझे डेली कॉल आती है कि आज हमें ये सुनाया गया, आज ये सुनाया गया, तो ये चीज़ गलत है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, जब अल्लाह ताला किसी बंदे को सिलेक्ट कर लेते हैं ना अच्छे काम करने के लिए, शायद सर आप एग्री करें, तो जिस दिन वो सिलेक्ट हो जाता है ना उसी दिन उसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए, मुश्किलात आना शुरू हो जाए, तो समझिए आपका काम कबूल होना शुरू हो गया है। मुश्किलात नहीं आएगी तो आप समझिए अभी तक आपका काम स्टार्ट नहीं हुआ। इनकी बात का मैं जवाब इस तरह दूंगा कि देखिए ना, जब आप कह रही हैं कि वहाँ पे आपसे लोग जो है ना वो ये समझ लें कि वो हसद कर रहे हैं, हसद कर रहे हैं, वो नहीं कर सकते, यानी उनके अंदर इतनी स्किल नहीं है, वो नहीं कर सकते। अब जब वो कुछ नहीं कोई कर सकता तो वो कम से कम हसद तो करता है ना, करने में मंजिल की तरफ आप अपना काम करें, ये बहुत बड़ा काम है इंशाल्लाह। और मैं आपसे भी वादा कर रहा हूँ, ये बात हो रही है कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के हवाले से आपको किसी किस्म की सरकारी सपोर्ट चाहिए, किसी इलाके में आप काम करना चाहें तो आप हम डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से भी, महकमा एजुकेशन के हवाले से भी और गवर्नमेंट के लेवल से भी आपको हर तरह से, और सपोर्टिंग जो जिस तरह ओवरसीज़ मेरे पास कई पिछले दिनों एक बुजुर्ग थे अमेरिका से, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी मैं यहाँ पे कोई काम करना चाहता हूँ, मेरे पास 10 करोड़ रुपया, लेकिन मैं ट्रस्ट नहीं कर रहा मैं कहाँ पे खर्च करूँ, मुझे यकीन नहीं है कि मेरा पैसा जब वहाँ पे, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे आके नहीं कर सकता बिल्कुल। तो फिर मैंने उनको एक मिसाल दी, मैंने कहा जी पिछले दिनों आपने देखा है कि अनिल मुसर्रत साहब ने मियाँ वाली के अंदर एक वहाँ पे बहुत बड़ा हॉस्पिटल शुरू किया है, वो 400 कनाल के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जाके उसकी ओपनिंग की थी, तो उसके ऊपर तकरीबन 11 बिलियन रुपया खर्च आ रहा है और उसकी टोटल जितनी भी मैनेजमेंट है वो सारा कुछ उसको ऐसा ट्रांसपेरेंट तरीके से बनाया गया है कि वो
अब ओवरसीज के लिए एक मिसाल है कि आप आए और इस मुल्क के अंदर यहाँ पे लोग हमदर्दी रखने वाले मौजूद हैं, उनके साथ आप मिलकर काम करें। परेशान नहीं होना और आपने मायूस तो होना नहीं, जितना अच्छा आप काम करी है, आपकी उम्मीदें, वो जो बच्चे हैं वो आप पे उम्मीदें लगाए बैठे हैं और कोई क्या कहते हैं सब फर्क नहीं पड़ता, आप क्या करें ये बड़ा जरूरी है। देखिए ना, आज हम सब ने सुना कि आप क्या काम करिए, वो क्या कह रहे हैं उन्हें कहने दे, आप परेशान नहीं होना आपने, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक डॉक्टर साहिबा आपका, और सर भी आपको हेल्प करेंगे और हम भी जो खिदमत आपको दे सकते हैं, जिस तरह से हेल्प कर सकते हैं, हम भी आपके साथ हैं, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। बहुत शुक्रिया आसिम साहब, आपका भी बहुत ज्यादा शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक, जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, जो आपके गाने आ रहे हैं, जो आप लिख रहे हैं, प्रोग्राम के एंड पे हम आपका गाना भी सुनेंगे। महक बहुत शुक्रिया, आज आपके बाल भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। वली साहब आपका बहुत शुक्रिया, जनाब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। यह वक्त हुआ है जनाब हम आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन प्रोग्राम के एंड पे हम एक खूबसूरत सा आसिम की आवाज़ में गाना भी सुनेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, खुश रहिए, अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। मिलके मिले हो तुम जैसे मिला खुदा, लगने लगा है यूं जैसे मिला जहां। तुझ बिन मेरी जान जीना नहीं है, साथ मेरे चलना तुम ही। ये दिल है मेरा कोई शीशा नहीं, इस दिल के मेरे साथ यूं ना करो, फासले ना रखो, मेरे साथ चलो। ये दिल है मेरा, ये दिल है मेरा, ये दिल है मेरा। मेरी खुशी जिंदगी हो तुम, हर सांस को लाज़मी हो तुम, तुमसे शुरू तुम पे हो खत्म, कुछ भी नहीं मेरा कुछ भी नहीं। ये दिल है मेरा कोई शीशा नहीं, इस दिल के मेरे साथ यूं ना करो, फासले ना रखो, मेरे साथ चलो। ये दिल है मेरा, ये दिल है मेरा, ये दिल है मेरा। तेरे बिना मैं न जी पाऊंगा, तेरी कसम मैं तो मर जाऊंगा। जान में जान तुझ में है मेरी, मेरे पास आ बस दूर न जा। ये दिल है मेरा कोई शीशा नहीं, इस दिल के मेरे साथ यूं ना करो, फासले ना रखो, मेरे साथ चलो। ये दिल है मेरा, ये दिल है मेरा, ये